हाय एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट 17 कवर करने वाले हैं। ठीक है, 17 को कवर करने वाले हैं और 17 में आज हम पढ़ने वाले हैं मेटाफिजिकल पोएट। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। ठीक है भाई, 1 मिनट चलिए। एंड ओके चलिए, आज कलर को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। चलिए, तो यहाँ पे पूछा क्या जा रहा है कि पहला जो क्वेश्चन है, इसके पहले हमने 16 कंप्लीट कर लिया था, आज हम 17 का देखेंगे। हु फर्स्ट सेड दैट जॉन डन अफेक्ट्स द मेटाफिजिक्स इन हिज पोइट्री। मतलब पूछा क्या जा रहा है कि सबसे पहले किसने कहा था जॉन डन अपनी पोयम में मेटाफिजिक्स को प्रभावित करते हैं, अफेक्ट द मेटाफिजिक्स। ये किसने कहा था? ठीक है, किसने कहा था जॉन डन को कि जॉन डन ही क्या करते हैं, अफेक्ट्स द मेटाफिजिक्स इन हिज पोइट्री। मतलब जॉन डन अपने पोइट्री में क्या करते हैं, ये अपने ही पोइट्री में मेटाफिजिक्स को प्रभावित करते हैं। ये बात किसने कहा था, किस क्रिटिक ने कहा था? डॉक्टर सैमुअल जॉनसन, टी.एस. इलियट, जॉन ड्राइडन, H.J.C. गियर्सन। तो याद रखना है, ये जो क्रिटिक थे ना, ये आपके जॉन ड्राइडन थे। कौन था? जॉन ड्राइडन थे, ये ध्यान रखना है। जॉन ड्राइडन ने कहाँ कहा था, तो ये भी ध्यान आपने रखना है कि इनका एक एस्से था, अ डिस्कोर्स। ठीक है, अ डिस्कोर्स कंसर्निंग। ठीक है, अ डिस्कोर्स कंसर्निंग द ओरिजिनल एंड प्रोग्रेस ऑफ सटायर में। ठीक है, ये ध्यान रखना है, द ओरिजिनल। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा कम करूँ। चलिए, द ओरिजिनल ऑफ 1 मिनट, बहुत कम हो गया। द ओरिजिनल एंड प्रोग्रेस ऑफ सटायर। प्रोग्रेस ऑफ सटायर। अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जॉन डन अफेक्ट्स द मेटाफिजिक्स। ये जॉन डन के लिए किसने कहा था? जॉन ड्राइडन ने कहा था। कहाँ कहा था? तो ये आपने याद रखना है, ये एस्से था। ठीक है, क्या था? ये एक एस्से था, ये ध्यान रखना है। ठीक है, एंड ठीक है, और इसमें इम्पोर्टेंट क्या हो सकता है, इन्होंने इनकी जो ये जो एस्से इनका था ना, ये आया कब था, तो ये भी ध्यान रखना है। ये एस्से आई थिंक ये आया था 1693 में, ये ध्यान रखना है। और इसमें इन्होंने डन को क्रिटिसाइज करते हुए कहा था कि वह अपनी पोयम में मेटाफिजिक्स को प्रभावित करते हैं। मतलब अपनी प्रेमिकाओं से भी दर्शन की भाषा में बात करते हैं। मेटाफिजिक्स वही हो गया कि अपनी प्रेमिकाओं से भी दर्शन की भाषा में बात करते हैं। मतलब जैसे आपने उनका वो क्या करते हैं, कंसीट का यूज़ करते हैं। कंसीट का, जो जॉन डन है, कंसीट का यूज़ करते हैं, इंटेलेक्चुअल यूज़ करते हैं। कंसीट का कैसे? जहाँ पे वो अपनी ही प्रेमिका की तुलना, अपना और अपनी प्रेमिका की तुलना एक मैथमेटिक्स के कंपास से करते हैं। जो कंपास नहीं होता प्रकार, उसके 2 पैर होते हैं, तो वहाँ से अपने और अपनी बिलेबेड की तुलना उस 2 पैर, कंपास के 2 पैरों से करते हैं कि 2 पैर एक दूसरे से सटे हुए हैं। जो कंपास के जो पैर होते हैं, एक बीच में रहता है, एक बीच में रहता है और एक जाता है, ऐसे गोला कर बनाते नहीं हूँ गोला, तो एक बीच में रहता है, एक ऐसे जाता है, फिर वापस फिर उसी जगह पे आ जाता है, यानी कि इससे लगा रहता है। तो ये जो बीच में रहती है वो ये जॉन डन की बिलेबेड है, और ये जो घूम फिरा के फिर वहीं पे आता है, ये खुद है। तो ये यहाँ से कंपैरिजन, तुलना करते हैं, तो ये होता है कंसीट, इसे कहा जाता है कंसीट। यहाँ से तुलना करते हैं कि जिस तरह वो कंपास के 2 पैर आपस में जुड़े होते हैं ना, उसी तरह हम दोनों भी हैं, हम दोनों भी उसी कंपास के 2 पैरों की तरह हैं। तुम वो हो जो एक पॉइंट पे रहती है, और मैं जो घूमता है वो मैं हूँ। कहीं पे भी घूम फिरा के फिर तुम्हारे ही पास आऊँगा। क्योंकि यहाँ पे एक पोयम थी इनकी, हाँ, द कैनोनाइजेशन में ही शायद उन्होंने कहा था। कैनोनाइजेशन में उसमें होता है ना, एक उनका वर्क है कैनोनाइजेशन, या फ्ली याद नहीं आ रहा है, द फ्ली एक है इनका। फ्ली में ये अपनी प्रेमिका से फिज़िकल रिलेशन बनाना चाहते हैं, तो फ्ली होता है वो आके काट लेता है दोनों को,
अब दो इस फ्ली के अंदर दोनों का खून चला गया, यानी कि पोएट का भी और उनकी बिलवेड का भी। तो कहते हैं कि ये जो फ्ली है ना, हम दोनों का इस फ्ली के अंदर हम दोनों का खून चला गया है, हम दोनों का खून इस फ्ली के अंदर है। तो जो खून गया है इसके अंदर, वो आपस में क्या हो गया है, सेक्सुअल रिलेशन हो गया है। ठीक है, इस तरह का ये कंपैरिजन करते हैं, इसलिए जाने जाते हैं जॉन डन आपके। ये होता है आपका कंसीट। ठीक है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, मतलब उस फिली के अंदर हमारा और तुम्हारा दोनों का खून है, मतलब मेरा और मेरी बिलवेड का खून उस फिली के अंदर है, और जिससे क्या हो गया है, हमारा मिलन वहाँ पे हो गया है, क्योंकि हमारा खून का मिलन हो गया तो हमारा मिलन हो गया है। ठीक है, तो इस टाइप का कुछ ये कंपैरिजन करते थे। तो यहाँ पे जॉन ड्राइडन ने ही कहा ये बात कि ये क्या करते थे, अपनी पोइट्री में मेटाफिजिक्स को प्रभावित करते थे, मीन्स अपनी प्रेमिकाओं से भी दर्शन की भाषा में बात करते थे। ठीक है, इनकी प्रेमिका कहती थी इनको दूर जाने के लिए नहीं, कि दूर मत जाओ। तब वो यहाँ पे कंपास की कंपैरिजन अपने और अपनी प्रेमिका की करते हैं, कि जिस तरह वो कंपास के दो पैर एक साथ हमेशा रहते हैं ना, उसी तरह मैं और तुम भी हैं। चलिए, एक सिंपल कंपैरिजन होता है जो समझ में आता है, चाँद जैसी रोशनी या उसके होठ गुलाब जैसे, ये सब समझ में आ रहा है, ये सिंपल है। ठीक है, ये पेट्रार्कन कंसीट है। जैसे हमने कहा, देखो कंसीट भी दो प्रकार के होते हैं। जब भी जॉन डन की बात आएगी ना, तो कंसीट का आपने याद रखना है, कंसीट भी दो प्रकार के होते हैं, एक पेट्रार्कन कंसीट, एक मेटाफिजिकल कंसीट। पेट्रार्कन कंसीट में आप जानते हो जो नॉर्मल है, कंपैरिजन होती है, जैसे कि उसके होठ हैं गुलाब की तरह, उसके होठ मूंगे की तरह है, उसके गाल गुलाब की तरह है, ये क्या है, पेट्रार्कन कंसीट है। कंपैरिजन अच्छा हो रहा है, जो आपको समझ में आ रहा है, जो रीडर को बराबर समझ में आता है, ठीक है, ये कंपैरिजन है। लेकिन ये जो मेटाफिजिकल कंसीट है ना, इसमें अगर आप इसमें कंपैरिजन जो होती है ना, वो आपको सोचने पे मजबूर कर देता है। मतलब अब यहाँ पे कंसीट जो कंपास के पैरों से कंपैरिजन कर रहे हैं, ये कैसा दकियानूसी एकदम है ना, बिना सिर पैर की बात करते हैं, जो समझ ही में नहीं आता है। मेटाफिजिकल कंसीट यही होता है, जहाँ पे ये अपनी बिलवेड की तुलना किससे कर रहे हैं, कंपास के दो पैरों से करते हैं, या फिर अपने और अपनी बिलवेड से फिजिकल होना चाहते हैं, तो उस फ्ली के अंदर इन दोनों का खून चला गया तो ये लोग फिजिकल हो गए, इस तरह की बात करते हैं। तो ये हो गया मेटाफिजिकल कंसीट। चलिए नेक्स्ट पे आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे आएंगे, नेक्स्ट वन पे आएंगे। व्हाट डिड जॉन ड्राइडन मीन व्हेन ही अक्यूज्ड डन ऑफ अफेक्टिंग द मेटाफिजिक्स। ठीक है, यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि जब जॉन ड्राइडन ने डन पर मेटाफिजिक्स को प्रभावित करने का आरोप लगाया, तो उनका क्या मतलब था। मतलब ये इन्होंने क्या किया था, ड्राइडन ने डन पर आरोप लगाया था ना कि ये अपनी पोइट्री में मेटाफिजिक्स को प्रभावित करते हैं, तो इनका मतलब क्या था, मतलब ड्राइडन की आलोचना का वास्तविक अर्थ क्या था, ये कहने का मतलब है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका बी हो जाएगा। दैट डन एम्प्लॉयड द टर्मिनोलॉजी एंड आर्ग्यूमेंट ऑफ मिडिवल स्कॉलिस्टिक फिलोसोफर्स। मीन्स कहने का मतलब है, ड्राइडन का मतलब था कि डन अपनी पोइट्री में मिडिल एज के स्कॉलिस्टिक दर्शन शास्त्रियों की जो शब्दावली है, जो उनकी जो डिक्शनरी है, उनके जो तर्क हैं, उन्हीं का बहुत अधिक यूज़ करते थे। ये एक प्रकार की बौद्धिक और जटिल शैली थी। मतलब इनका मैं कहने का मतलब क्यों इन्होंने ऐसा कहा था। एक तो ये कंसीट यूज़ करते थे जो मैंने बताया, ये भी एक रीज़न है। दूसरा, ड्राइडन ने क्यों कहा जॉन डन को कि मेटाफिजिक्स वो अपने पोइट्री में मेटाफिजिक्स को प्रभावित करते हैं, क्योंकि ये किसकी कॉपी करते थे, डन एक चीज़ याद रखना है, डन जो मिडिल एज के जो स्कॉलिस्टिक दर्शन शास्त्री थे ना, उनकी शब्दावली और उनके तर्कों का बहुत अधिक ये यूज़ करते थे, मतलब उनकी कॉपी करते थे। और उनकी जो कॉपी थी, यानी कि उनकी जो शब्दावली थी और उनके जो लॉजिक थे, उन्हीं का यूज़ ये करते थे डन। और वो भी क्या करते थे, एक प्रकार की बौद्धिक और जटिल शैली ही थी जो दर्शन शास्त्री करते थे मिडिल एज के, तो उन्हीं चीज़ को इन्होंने फॉलो किया अपने पोयम में, इसीलिए ड्राइडन ने ये बात कही। ठीक है, और दूसरा, ये कंसीट भी ये यूज करते थे, ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट पे आएंगे, हु एक्सटेंडेड द टर्म मेटाफिजिकल फ्रॉम जस्ट डन टू स्कूल ऑफ पोएट्स इन हिज लाइफ ऑफ काउली। तो किसने अपने वर्क लाइफ ऑफ काउली, ये ध्यान रखना है, लाइफ ऑफ काउली में मेटाफिजिकल शब्द को केवल डन से बढ़ाकर स्कूल ऑफ पोएट्स तक विस्तारित किया। मतलब किस क्रिटिक ने मेटाफिजिकल को सिर्फ एक डन की शैली न मानकर बल्कि पोएट्स के एक पूरे ग्रुप की शैली के रूप में स्थापित किया था। किस क्रिटिक ने ऐसा नहीं कहा था कि मेटाफिजिकल सिर्फ डन की शैली है, नहीं, उन्होंने इस मेटाफिजिकल में कई पोएट्स को शामिल किया। तो वो पोएट्स कौन कौन से थे, तो ये पहले याद रखना, लाइफ ऑफ काउली किसका है, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन का है।
ठीक है। यानी कि इनकी एक बुक थी ना, लाइव्स, जिनमें ने काफ़ी पोएट के बारे में लिखा, ठीक है। लाइव्स ऑफ द मोस्ट एमिनेंट इंग्लिश पोएट, एमिनेंट इंग्लिश पोएट, ये ध्यान रखना है, पोएट्स, ये डॉक्टर जॉनसन ने लिखा है। इसमें इन्होंने जो अब काउली के बारे में बताया है, जो काउली के जीवन के बारे में बताया है, जो उन्होंने जो पार्ट जो टेक्स्ट या जो अध्याय, जो लेसन उन्होंने काउली के जीवन पर लिखा है, इसी में जो उन्होंने काउली के जीवन पर बताया है, उसमें उन्होंने मेटाफिजिकल पोएट्स शब्द का यूज़ पोएट्स के एक ग्रुप के लिए किया है, जिसमें कौन कौन से थे, जिसमें डन भी शामिल थे, जिसमें काउली भी शामिल थे, जिसमें रिचर्ड क्रैशा भी शामिल थे, जिसमें हेनरी वॉन भी शामिल थे, काफ़ी नाम है इसमें जो आपके मेटाफिजिकल पोएट्स में आते हैं। तो ये भी शामिल थे, काउली भी, समझ में आया। तो ये डॉक्टर सैमुअल जॉनसन है। तो यही पूछा जा रहा है कि ये टर्म जो मेटाफिजिकल टर्म है, ये किसने क्वाइन किया था स्कूल ऑफ पोएट्स के लिए, सिर्फ डन के लिए नहीं किया था, उसमें कई पोएट्स को उन्होंने शामिल किया, यहाँ तक कि काउले को भी, अब्राहम काउले को भी शामिल किया। अब्राहम काउले भी आपके आते हैं मेटाफिजिकल पोएट्स के ग्रुप में, ठीक है। सिर्फ डन की शैली नहीं कहा, बल्कि कई पोएट को उन्होंने शामिल किया। और ये इन्होंने कहाँ बताया, लाइफ्स ऑफ द मोस्ट एमिनेंट इंग्लिश पोएट्स में, जब इन्होंने कई पोएट्स के इन्होंने मतलब ये जीवन के बारे में लिखे हैं ना, तो जब इन्होंने काउले के जीवन के बारे में बोला, तो वहाँ पे इन्होंने ये मेटाफिजिकल पोएट्स शब्द का यूज़ किया है पोएट्स के ग्रुप के लिए। नेक्स्ट पे आएंगे, द टर्म है मेटाफिजिकल फिट्स दीज डाइवर्स पोएट्स ओनली इफ़ इट इंडिकेट अ कॉमन। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जो मेटाफिजिकल शब्द है वो इन मतलब यहाँ पे मेटाफिजिकल पोएट्स में बहुत विविधता थी, तो कौन सी वो एक समान बात थी जिसके आधार पर उन्हें एक ग्रुप में रखा जा सकता था। हमने कहा ना मेटाफिजिकल पोएट्स में कौन कौन आते हैं, आपके डन साहब आते हैं, सबसे पहले तो डन ही हैं, उसके बाद आपके क्रैशा हैं, फिर हेनरी वॉन है, ऐसे बोल दे रही हूँ क्योंकि काफ़ी टाइम चला जाता है लिखते समय। तो आपके जो मेटाफिजिकल पोएट्स में आपके डन हैं, आपके हेनरी वॉन है, रिचर्ड क्रैशा है, अब्राहम काउली हैं, तो ये कुछ एट्सेट्रा है। तो ये जो मतलब ये सारे अलग अलग पोएट हैं ना, लेकिन इनको मेटाफिजिकल पोएट्स कहा गया। लेकिन क्या इनमें ऐसी कौन सी मतलब सब में ये सारे पोएट अलग अलग हैं, लेकिन आखिर इन सारे पोएट में कोई तो एक समान बात होगी जिसके आधार पर उन्हें एक ग्रुप में रखा गया, यानी कि इन सारों को मेटाफिजिकल पोएट्स कहा गया, जो कि सारे अलग अलग हैं, सारों में बहुत सारी विविधता है। तो फिर एक आखिर इन दोनों में, इन सभी में एक बात जरूर समान रही होगी जिसके कारण इनको मेटाफिजिकल पोएट्स ग्रुप में रखा गया। तो वो कारण क्या था? कारण ये था कि पोएटिक स्टाइल, यूज़ ऑफ फिगरेटिव लैंग्वेज एंड वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग थॉट, यानी कि इन पोएट का जो दर्शन था, जो धर्म था या राजनीति एक जैसी नहीं थी। मतलब इनका जो दर्शन था, इनका जो धर्म था और पॉलिटिकल सोच थी, ये सारी अलग अलग थी इन पोएट्स की। जैसे भाई इंसान है, इंसान की सोच अलग रहेगी, धर्म अलग रहेगा, दर्शन अलग रहेगा, तो इन पोएट्स की भी यही हाल था। लेकिन एक जगह एक चीज़ समान थी इन सारे पोएट्स के, मतलब मेटाफिजिकल पोएट्स के ग्रुप के जो पोएट थे, एक चीज़ समान थी। वो समान क्या थी कि इनका पोएटिक स्टाइल, पोएट्री लिखने का जो स्टाइल है, इनका फिगरेटिव लैंग्वेज, अलंकारिक जो भाषा ये यूज़ करते थे, स्पेशली कंसीट का यूज़ करते थे। स्पेशली किसका? कंसीट का यूज करते थे। और ये जो अपने थॉट्स को ऑर्गेनाइज्ड वे, यानी कि व्यवस्थित करने का तरीका, ये सब समान था। मेटाफिजिकल पोएट्स में जितने भी पोएट्स थे ना, सभी में ये समान था। ये जो स्टाइल थी ये सभी की थी, इसी वजह से इनको मेटाफिजिकल पोएट्स ग्रुप में रखा गया। समझ में आया? बाकी तो सब अलग अलग था, लेकिन पोइट्री लिखने की स्टाइल, फिगरेटिव लैंग्वेज में लिखना, स्पेशली कंसीट का यूज करना, विचारों को बहुत ही अव्यवस्थित ढंग से प्रस्तुत करना, ये सारे, चाहे वो डन हो गए, चाहे क्रैशा हो गए, चाहे अब्राहम काउली हो गए, चाहे हेनरी वॉन हो गए, और भी हैं, तो इन सभी का एक ही स्टाइल था। इस वजह से इनको मेटाफिजिकल पोएट्स ग्रुप में रखा गया। समझ में आया? अब आगे आते हैं। कंसीट मैंने समझा दिया। कंसीट दो प्रकार के होते हैं, इतना ध्यान रखना। एक पेट्रार्कन कंसीट होता है, एक मेटाफिजिकल कंसीट। पेट्रार्कन कंसीट आम है, आम जो आपकी क्या बोलते हैं, आपकी जो कंपैरिजन होती है वो आम है। जैसे आप ना उस कंपैरिजन से आप ना क्या करोगे, आप एकदम क्या बोलते हैं, आश्चर्य नहीं होंगे। जैसे कि पेट्रार्कन, ये पेट्रार्कन से आया है, पेट्रार्कन कंसीट,
जैसे कि उसके होठ मूंगे जैसे, उसके गाल गुलाबी गुलाबी मतलब रोज जैसे, उसकी आंखें चाँद जैसी, कुछ इस तरह। ये जो कंपैरिजन है जो आपको सही लगती है, पच भी जाती है। लेकिन मेटाफिजिकल वाली कंसीट वाली जो कंसीट मतलब कंपैरिजन, रूपक ही होता है, एक्सटेंडेड रूपक एक्सटेंडेड कंपैरिजन कर देते हैं। लेकिन मेटाफिजिकल कंसीट जो होगा वो आपको पचेगी नहीं। समझ में आया? ऐसा कंपैरिजन कर देंगे डन साहब कि ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ एक ही लैंग्वेज में इंग्लिश में ही कंपैरिजन कर दें। वो कंपैरिजन कर देंगे मैथ में ले जाके, जैसे मैथ का एक प्रकार है उससे कंपैरिजन कर दिए हैं जो आपको पचेगी नहीं, उल्टी सीधी कंपैरिजन। ठीक है, वो होता है मेटाफिजिकल कंसीट जो मैंने ऊपर बताया अभी। नेक्स्ट पे आएंगे, द मेटाफिजिकल पोएटिक मोड एज सेट बाय डन वाज शार्पली अपोज टू द रिच mellifluousness एंड आइडियलाइज्ड व्यूज ऑफ विच एलिजाबेथन पोएट। अब यहाँ पे पूछ रहे हैं कि डन की खुरदरी और रियलिस्टिक स्टाइल को किस फेमस एलिजाबेथन पोएट की चिकनी और मधुर शैली को बिल्कुल विपरीत था। डन की जो शैली थी लिखने की वो थोड़ी सी खुरदरी थी, थोड़ी सी रफ थी और थोड़ी रियलिस्टिक स्टाइल में वो लिखते थे जो जॉन डन है। लेकिन कौन सा वो फेमस एलिजाबेथन पोएट था जो बहुत ही चिकना लिखता था, बहुत ही मधुर शैली में लिखता था, तो बिल्कुल उसके विपरीत था। तो एडमंड स्पेंसर, नाम क्या आ जाएगा? स्पेंसर साहब। स्पेंसर साहब जो लिखते थे अपने वर्क को, तो इनके वर्क थोड़ा सा मेलोडी स्टाइल में रहता था, थोड़ा म्यूजिकल रहता था, थोड़ा सा आदर्शवादी कविता के लिए ये जाने जाते हैं। ठीक है, और जस्ट इसके विपरीत डन की जो पोयम होती थी वो रियलिस्टिक होती थी और तर्कपूर्ण होती थी, लॉजिक से भरी होती थी और अक्सर कैसी होती थी? एकदम हार्ड लैंग्वेज में कठोर भाषा वाली होती थी। तो ये इसके विपरीत हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है। डन्स डिक्शन एंड मीटर वर मॉडल्ड ऑन द, तो डन की पोइट्री की जो लैंग्वेज है और लय है वो किससे प्रेरित है? यानी कि डन जो अपनी पोइट्री में जो लैंग्वेज का यूज़ करते थे, जो रिदम का यूज़ करते थे, वो किससे प्रेरित होकर वो करते थे? तो ध्यान रखना है, डन की जो पोइट्री की जो लय है, जो रिदम है, जो लैंग्वेज है, वो कैसी होती थी? वो फॉर्मल पोइटिक ट्रेडिशन के बजाय वास्तविक बातचीत के उबड़ खाबड़ और स्वाभाविक उतार चढ़ाव के आधार पर होती थी। ठीक है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, रफ गिव एंड टेक ऑफ एक्चुअल स्पीच। मतलब इनकी जो पोइट्री थी, इनकी जो डन की जो डिक्शन होता था, जो मीटर होता था, वो किस पे मॉडल था, किससे प्रेरित था? तो याद रखना है, डन की जो कविता की जो रिदम होती थी ना, जो भाषा होती थी, वो फॉर्मल नहीं होती थी। जैसे बाकी पोइट्रिक ट्रेडिशन में फॉर्मल लैंग्वेज होती थी ना, तो ये फॉर्मल लैंग्वेज नहीं यूज करते थे, बल्कि जो रियलिस्टिक बातचीत होती नहीं है, उबड़ खाबड़ जैसे हम अपनी लैंग्वेज में बात करते हैं, जो वास्तविक जो रियल बातचीत होती है, जैसे हम बात करते हैं उबड़ खाबड़, और स्वाभाविक जो उतार चढ़ाव, जो भी नेचुरल चीज़ें होती है हमारे बात करने में उतार चढ़ाव होता है, इस पर बेस्ड रहती थी इनकी पोइट्री। समझ में आया? ये ट्रेडिशनल चीज़ों को नहीं फॉलो करते थे अपनी पोइट्री में। नेक्स्ट पे आएंगे, डन ऑफन ऑर्गेनाइज्ड हिज पोएम्स एज अ, डन अक्सर अपनी पोइट्री को किस रूप में ऑर्गेनाइज करते थे? मतलब डन की पोइट्री का जो स्ट्रक्चर था वो आमतौर पर कैसा होता था? तो याद रखना, उनकी कई पोइट्री एक जोशीले या गर्मा गर्म तर्क के रूप में प्रस्तुत की जाती थी। ठीक है, इस तरह की, मतलब एन अर्जेंट और हीटेड आर्ग्यूमेंट, उनकी पोइट्री ऐसे होती थी। मतलब जहाँ पोएट किसी से सीधे बात कर रहा होता और अपनी बात मनवाने की कोशिश कर रहा होता। जैसे कि मैंने पढ़ाया ना, इनकी पोइट्री एक द कैनोनाइजेशन, मतलब इनकी पोइट्री अचानक से स्टार्ट हो जाती है, बीच से स्टार्ट हो जाएगी, अचानक से स्टार्ट हो जाएगी, बहुत ही जोशीले, बहुत ही गर्मा गर्म रूप से प्रस्तुत की जाती है इनकी पोइट्री। और जैसे इनकी पोइट्री स्टार्ट होगी तो पोएट उसमें किसी पर्सन से बात कर रहा होता है, मतलब कोई आर्ग्यूमेंट कर रहा होता है, जिससे आपको लगेगा कि हाँ ये तो पहले से कोई चीज़ बात हो रही है। ऐसा नहीं है कि पोएम स्टार्ट हो रही है। तो एक देखिए, जैसे कोई स्टार्टिंग वाला पॉइंट रहता है, आपको समझ में आता ना कि हाँ ये पोएम स्टार्ट हो रही है, जैसे कोई स्टोरी स्टार्ट हो रही है तो आपको समझ में आता है। लेकिन कोई स्टोरी अगर बीच से स्टार्ट हो गई, बीच से कोई स्टोरी स्टार्ट हो गई, यानी कि दो पर्सन आपस में बहस कर रहे हैं, तो आपको समझ में आएगा ना कि कहानी पहले से ही चल रही है। तो कुछ इस तरह की इनकी पोइट्री स्टार्ट होती थी। जैसे कि कैनोनाइजेशन में, द कैनोनाइजेशन मैंने पढ़ाया, वहाँ से पहली ही लाइन स्टार्ट होती है, क्या कहते हैं? मुझे प्यार करने दो, यही बात बोलते हैं ना। इसका मतलब पहले से वो आर्ग्यूमेंट हो रही थी, ऐसे इनकी पोइट्री स्टार्ट होती है। ऐसा इनका काम क्यों है? ताकि ऑडियंस को तुरंत अपनी तरफ आकर्षित करना, इस टाइप का। जब ऑडियंस पढ़ेगा, अरे
देखेगा कि कहानी ये जो स्टोरी स्टार्ट हुई है यानी कि पहले से कोई आर्गुमेंट हो रहा था राइटर के बीच में, उस पर्सन के बीच में पहले से कोई आर्गुमेंट हो रहा था और अचानक से इनकी पोइट्री स्टार्ट होती है। तो डन का यही है, अर्जेंट एंड हीटेड आर्गुमेंट के साथ इनकी पोइट्री स्टार्ट होती है, ये ध्यान रखना है। ऐसा क्यों होता है? ताकि रीडर को अपनी तरफ आकर्षित करना, ठीक है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट पे आएंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लिस्टेड एज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डन्स मेटाफिजिकल स्टाइल। ठीक है, कहा जा रहा है कि नीचे दिए गए निम्नलिखित में से कौन सा डन के मेटाफिजिकल स्टाइल की विशेषता के रूप में लिस्टेड नहीं है, यानी कि दिए गई विशेषताओं में कौन सी एक डन की शैली की हिस्सा नहीं है, यानी कि डन की पोइट्री की जो फीचर हैं, जो विशेषताएं हैं, इनमें से कौन सी नहीं है एक उनका जो मेटाफिजिकल स्टाइल है, तो कौन सी नहीं है? राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? देखिए, द यूज़ ऑफ पैराडॉक्स, ये पैराडॉक्स का यूज़ करते हैं, पन का यूज़ करते हैं, स्टार्टलिंग पैरेलल्स, बिल्कुल, अरियलिस्टिक एंड आयरोनिक एंड समटाइम सिनिकल टोन यूज़ करते हैं, यूज़ ऑफ सब्टल एंड ऑफन आउटरेजियस लॉजिक, बिल्कुल, लेकिन ये नहीं है। एन आइडियलाइज व्यू ऑफ ह्यूमन नेचर एंड सेक्सुअल लव, ये इनका नहीं है। डन की स्टाइल में मानव स्वभाव और यौन प्रेम का ये सब नहीं है, बल्कि वो कैसे लिखते थे? रियलिस्टिक लिखते थे और कभी कभी बहुत ही निंदक, बहुत सिनिकल टोन का यूज़ करते थे, दृष्टिकोण मिलता था। बाकी सभी सही है, पैराडॉक्स का यूज़ करते थे, पन का यूज़ करते थे और तर्क का ये यूज़ करते ही करते थे। ये सब इनकी शैली, इनकी स्टाइल की क्या है? विशेषताएँ हैं। नेक्स्ट पे आएंगे, द ओपनिंग लाइन फॉर गॉड सेक्स होल्ड योर टंग, देखिए यही है, द कैनोनाइजेशन की लाइन है ये, द कैनोनाइजेशन की ओपनिंग लाइन है ये, ओपनिंग लाइन है, फॉर गॉड सेक होल्ड योर टंग एंड लेट मी लव इलस्ट्रेट विच फीचर ऑफ डंस स्टाइल। देखिए, अब ये पोएम स्टार्ट हुई है, आपको क्या लग रहा है? ऐसा नहीं है कि सुबह हो रही है, कहानी स्टार्ट हो रही है, एक राजा था, एक रानी थी, इस तरह की जब कहानी स्टार्ट होती तो आपको समझ में आता है कि हाँ, ये यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट है। लेकिन अब पोएम यहीं से स्टार्ट हो गया, फॉर गॉड सेक होल्ड योर टंग लेट मी लव, कि भगवान के वास्ते अपना मुंह बंद रखो और मुझे प्यार करने दो। इट मीन्स आपको क्या लग रहा है? लग ये रहा है ना कि सामने कहीं ना कहीं पोएट की बहस किसी पर्सन से हो रही है, यही तो लग रहा है कि फॉर गॉड सेक होल्ड योर टंग, भगवान के वास्ते अपना टंग यानी कि अपना मुंह बंद रखो, एंड लेट मी लव, और मुझे प्यार करने दो, यहीं से स्टार्ट हुआ है। तो ऐसे ही स्टार्ट होती है डन की पोइट्री, समझ में आया? इसी तरह की स्टार्ट होती है, ताकि क्यों? ताकि इसलिए राइटर यानी कि जो रीडर है ना, रीडर का ध्यान तुरंत आकर्षित करने के लिए। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका, यहाँ पे पूछा क्या था? इलस्ट्रेट विच फीचर ऑफ डन्स स्टाइल, तो कौन सी ये डन की स्टाइल है? मैंने अभी बताया है। तो ड्रामेटिक फॉर्म ऑफ डायरेक्ट एड्रेस, डायरेक्ट एड्रेस किया जा रहा है कि नहीं किसी पर्सन को, तो यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है। ये जो लाइन है ना, ये एक ड्रामेटिक शुरुआत है। ड्रामेटिक शुरुआत इसलिए क्योंकि इसमें बहस हो रही है, किसी पर्सन को डायरेक्ट एड्रेस किया जा रहा है, जिसमें पोएट सीधे किसी को एड्रेस कर रहा है। ये एक बहस हो रहा है, एक बातचीत का तत्काल शुरुआत का एहसास करा रहा है, समझ में आया? ये ध्यान रखना है। ये डन की पोइट्री ऐसे स्टार्ट होती है। नेक्स्ट पे आएंगे, ओपनिंग लाइन बिजी, ओपनिंग लाइन है, बिजी ओल्ड फुल अनरूली सन इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक एग्जाम्पल ऑफ डन। तो ये भी लाइन बताना है कि बिजी ओल्ड फुल अनरूली सन, ये डन की एक विशिष्ट उदाहरण है। मतलब ये किसका है? तो द सन राइजिंग का है। ये जो लाइन है ना, ये जो लाइन है, ये द सन राइजिंग, द सन राइजिंग की लाइन है। और पोएम की ये जो लाइनें हैं, ये फेमस लाइन है। और डन की किस स्टाइल का उदाहरण है? तो याद रखना है, ये क्या है आपका? बहुत ही शॉक टैक्टिक है एंड रफ इडियम है। मतलब इसमें क्या कर रहे हैं? इसमें कह रहे हैं बिजी ओल्ड फुल अनरूली सन, सूरज को ये एक बिजी ओल्ड फूल कह रहे हैं, जो कि एक चौंकाने वाली और असभ्य लैंग्वेज का यूज़ है ना, जो रीडर का ध्यान तुरंत खींच लेता है। और ये डन की एक विशिष्ट तकनीक है, डिवाइस है सबसे ज़्यादा। जैसे कि यहाँ पे इन्होंने तुरंत खींच लिया रीडर का ध्यान, फॉर गॉड से होल्ड योर टंग लेट मी लव। उसी तरह यहाँ पे भी ये भी ओपनिंग लाइन है द सन राइजिंग का, बिजी ओल्ड फूल अनरूली सन। डायरेक्ट ही वो बोल रहे हैं सूरज को ना, एक बिजी ओल्ड फूल बोल रहे हैं, यानी कि एक व्यस्त बूढ़ा मूर्ख। जब कोई रीडर पढ़ेगा, अरे ऐसे कैसे हो सकता है, चौंकाने वाला लगे कि नहीं, और थोड़ा सा असभ्य लैंग्वेज का भी यूज़ इन्होंने किया है। तो ये एक थी पाठक का यानी कि रीडर का ध्यान खींचना, तुरंत खींच लेता है। तो ये इनकी विशिष्ट डिवाइस है, बोल सकते हो टेक्निक है इनका। यही इनकी पोएट्री का टेक्निक है, ध्यान रखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लिस्टेड एज अ मेटाफिजिकल पोएट, तो इसमें कौन कौन से आपके मेटाफिजिकल पोएट्स नहीं हैं, ये बताना है, कौन कौन से नहीं हैं।
तो कौन से नहीं है? देखिए, जॉर्ज हर्बर्ट है, हेनरी मार्वल है, हेनरी वॉन है, लेकिन अलेक्जेंडर पॉप तो नहीं है। ये तो हम सभी को पता है अलेक्जेंडर पॉप किसके हैं, ठीक है। अलेक्जेंडर पॉप कहाँ के आते हैं? ये तो उनके, अलेक्जेंडर पॉप न्यू क्लासिकल पीरियड के हैं, है ना। जो आपके अलेक्जेंडर पॉप हैं ये 18th सेंचुरी के हैं, 18th सेंचुरी के न्यू क्लासिकल पीरियड के हैं। न्यू क्लासिकल पीरियड के कौन? न्यू क्लासिकल पीरियड भी 3 पार्ट्स में बांटा गया है, ये मैं बार बार बता रही हूँ। एक आपका 1660 से लेके 1700, यानी कि 1660 से लेके 1700, ये जॉन ड्राइडन का है, एज ऑफ ड्राइडन। ये जो पीरियड कहलाएगा, ये आपका एज ऑफ ड्राइडन, ठीक है। ये 1660 से लेके 1700, एज ऑफ ड्राइडन। उसके बाद आपका सेकेंड जो पीरियड आएगा 1700 से लेके 1745, ये जो पीरियड आएगा ये आपका अगस्टन है, अगस्टन, जिन्हें एज ऑफ पॉप भी कहा जाता है, एज ऑफ पॉप। इसी में पीरियड में थे ये अलेक्जेंडर पॉप, इसी पीरियड में 1700 से लेके 1745। उसके बाद फिर एक पीरियड आता है 1745 से लेके 1798, ये जो पीरियड होता है ये एज ऑफ जॉनसन का पीरियड है, एज ऑफ डॉक्टर जॉनसन, ठीक है, जिन्हें हम एज ऑफ एनलाइटनमेंट भी कहते हैं, एज ऑफ ट्रांजिएंस भी कहते हैं। तो ये पीरियड है, ठीक है। तो ये न्यू क्लासिकल में आते हैं, सब पीरियड हैं। जिस तरह रेनेसा में सब पीरियड आते हैं, एलिजाबेथन, कैरोलिन, जैकोबियन, उसी तरह न्यू क्लासिकल में भी आता। तो न्यू क्लासिकल कब से कब तक था? 1660 से लेकर 1798 तक चला था न्यू क्लासिकल पीरियड, ठीक है। तो इसमें 1700 से 1745 ये अगस्टन एज है, इसे ही कहा जाता है एज ऑफ पॉप। तो इसी एज में ये अलेक्जेंडर पॉप थे, ये ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, अब इधर आते हैं कि इसमें पूछा गया, तो मैं जॉर्ज हर्बर्ट हैं आपके, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। और इनकी जो स्टाइल थी वो मेटाफिजिकल पोएट से बिल्कुल अलग थी। तो हर्बर्ट है, मार्वल है, हेनरी वॉन है, ये सब फेमस मेटाफिजिकल पोएट्स थे। और आपके अब्राहम काउली थे, डन थे, ये सब ही है। आते हैं हम नेक्स्ट पे, एक मिनट। द टेक्स्ट लिस्ट ऑल द फॉलोइंग एज द मेटाफिजिकल पोएट्स एक्सेप्ट। अब इसमें भी पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन सा मेटाफिजिकल पोएट्स हैं, सिवाय किसको छोड़ के सारे मेटाफिजिकल पोएट्स हैं, ये बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे अगर हम, तो रॉबर्ट हैरिक को छोड़ के बाकी सभी हैं, क्योंकि ये रिचर्ड क्राशा हैं, अब्राहम काउली हैं, थॉमस इसको बोलते हैं टेहर्न, ये भी हैं, ये भी नाम याद रखना है, ठीक है। क्या पता मेटाफिजिकल पोएट्स का ये पूछ ले आपके एग्जाम में, जो एलटी का है, तो एलटी के लिए भी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। एलटी के लिए तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेटाफिजिकल पोएट्स है ही है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि ये तीनों जो रिचर्ड क्राशा है, अब्राहम काउली हैं और टेहर्न है, थॉमस टेहर्न ये नाम है, और भी नाम है जैसे कि जॉन डन है, हेनरी वॉन है, ये सभी क्या है, मेटाफिजिकल पोएट्स हैं। लेकिन रॉबर्ट हैरिक नहीं है। रॉबर्ट हैरिक तो कौन है? रॉबर्ट हैरिक कैविलियर पोएट है, ठीक है। रॉबर्ट हैरिक जो है कैविलियर है, CAVALIER है, कैविलियर पोएट है ये, ठीक है, ये ध्यान रखना है। रॉबर्ट हैरिक जो है ये कैविलियर पोएट में आते हैं, और जो अपनी सरल, और इनकी जो पोइट्री होती है सरल, बहुत ही सिंपल होती है, सुंदर पोएम के लिए जाने जाते हैं। बाकी क्राशा, काउली, टेहर्न और जॉन डन, हेनरी वॉन काउल, ये सभी क्या है, मेटाफिजिकल पोएट्स हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। ये बाकी आपके मेटाफिजिकल पोएट्स हैं। नेक्स्ट वन पे आएंगे, हाउ आर द मेटाफिजिकल पोएट्स रिगार्डेड बाय मोस्ट क्रिटिक्स ड्यूरिंग द न्यू क्लासिकल पीरियड। अब यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि जो न्यू क्लासिकल पीरियड के दौरान जो बहुत सारे क्रिटिक द्वारा मेटाफिजिकल पोएट्स को कैसे माना जाता था, मतलब न्यू क्लासिकल पीरियड में, मतलब जो न्यू क्लासिकल पीरियड मतलब 18th सेंचुरी की बात हो रही है, न्यू क्लासिकल पीरियड में क्रिटिक जो थे वो मेटाफिजिकल पोएट्स के बारे में क्या सोचते थे। जो न्यू क्लासिकल पीरियड जैसे आपके एज ऑफ मतलब डॉक्टर जॉनसन वगैरह, ये सब ना मेटाफिजिकल पोएट्स के बारे में क्या सोचते थे, तो याद रखना है, न्यू क्लासिकल क्रिटिक इन्हें दिलचस्प तो मानते थे, ये लोग कहते थे कि हाँ मेटाफिजिकल पोएट्स जो उनकी पोइट्री वगैरह वो दिलचस्प तो हैं, लेकिन उनकी पोइट्री में हमें क्या देखने को मिलता है, फॉल्स विट देखने को मिलता है, यानी कि झूठी बुद्धि का प्रदर्शन करने वाले मानते थे मेटाफिजिकल पोएट्स को। कौन? न्यू क्लासिकल क्रिटिक लाइक पॉप वगैरह।
ये एक पॉप वगैरह कहते थे कि हाँ वो लोग दिलचस्प तो हैं, इंटरेस्टिंग तो हैं, लेकिन 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 क्या, झूठी बुद्धि का प्रदर्शन करने वाले मानते थे, जिनकी शैली बहुत ज़्यादा कैसी है, इनकी स्टाइल कैसी है, बहुत ज़्यादा विट है, मतलब वो बोल सकते क्लेवर है और अननेचुरल थी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। ये ऐसा न्यू क्लासिकल पीरियड के जो क्रिटिक थे उनका मानना था कि मेटाफिजिकल पोएट्स तो इंटरेस्टिंग हैं, लगते हैं दिलचस्प, लेकिन वो झूठी बुद्धि वाले लगते हैं हमें। यानी कि ये लोग क्या करते हैं, झूठी बुद्धि प्रदर्शन करते हैं और इनकी स्टाइल भी बहुत चतुर लगती है, बहुत अननेचुरल लगती है। नेक्स्ट पे आएंगे द ड्रेस्टिक रेवोल्यूशन। ठीक है, रेवोल्यूशन ऑफ द मेटाफिजिकल पोएट्स अकर्ड आफ्टर विच मेजर इवेंट। मेटाफिजिकल पोएट से एक भी क्वेश्चन इधर से उधर नहीं होगा, ये आपके एमएच अब्राहम से ही है, और एक भी क्वेश्चन मेटाफिजिकल पोएट से नहीं होगा। जो आपके टीजीटी पीजीटी तो इंपॉर्टेंट है ही है, एलटी में तो ये है ही है, इसका दिया ही गया है, डिफाइन किया गया है कि यही है, तो एक भी क्वेश्चन इधर उधर नहीं होगा। अब यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि मेटाफिजिकल पोएट्स का जो ड्रेस्टिक पुनः मूल्यांकन किस बड़ी घटना के बाद हुआ, यानी कि कौन सा वो हिस्टोरिकल घटना था, कौन से वो हिस्टोरिकल घटना के बाद मेटाफिजिकल पोएट्स को फिर से महत्व दिया जाने लगा, ये पूछा जा रहा है। एक टाइम आया था कि मेटाफिजिकल पोएट्स का महत्व जो था वो कम हो गया था, लेकिन फिर एक टाइम कौन सा वो हिस्टोरिकल घटना हो गई जिसके बाद फिर से मेटाफिजिकल पोएट्स लिटरेचर की दुनिया में आ गए और फिर से इनको इम्पोर्टेंस देने लगा। तो वो क्या था, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट था, ये ध्यान रखना है। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के दौरान क्या हुआ था, वर्ल्ड वॉर जब फर्स्ट हुआ था इसके बाद लोगों का जो मोह भंग हो गया था, यानी कि मोह के प्रति वो कैसे हो गए थे, मोह माया से, जो मोह माया थी, मोह माया से ये दूर हो गए थे, और बौद्धिकता का इस एज में मेटाफिजिकल पोएट्स की जटिल और बौद्धिक शैली को नए पीढ़ी के जो पोएट्स थे, जो क्रिटिक थे, उन्होंने फिर से सराहा। ठीक है, वर्ल्ड वॉर के बाद जो पोएट्स, जो क्रिटिक आए ना, उन्होंने मेटाफिजिकल पोएट्स के जटिल जो स्टाइल थी, उनकी पोएट्री लिखने की जटिल और बौद्धिक स्टाइल को बहुत सराहा। तो फिर से मेटाफिजिकल पोएट्स आ गए, हिस्टोरिकल मतलब फिर से उनका महत्व दिए जाने लगा। एक टाइम आया था कि इनका महत्व, इनकी इंपॉर्टेंस ख़त्म हो गई थी, लेकिन आफ्टर वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद अगर पूछा जाए कि वर्ल्ड वॉर कब पूछा जाए कि अगर आपका मेटाफिजिकल पोएट्स कब मतलब फिर से उनको महत्व देने लगा, तो आफ्टर वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद इनको फिर से जो नए पीढ़ी के जो पोएट्स थे, जो क्रिटिक थे, इनकी स्टाइल को फिर से सराहा और फिर से मेटाफिजिकल पोएट्स को इम्पोर्टेंस दिया जाने लगा। ये ध्यान रखना, आफ्टर वर्ल्ड वॉर फर्स्ट। नेक्स्ट पे आएंगे हुज 1912 इंट्रोडक्शन ऑफ मेटाफिजिकल लिरिक्स एंड पोएम्स ऑफ द 17th सेंचुरी वॉज क्रूशियल टू हिज रेवोल्यूशन। ठीक है, रेवोल्यूशन मतलब पुनः मूल्यांकन। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि किसने 1912 में एक महत्वपूर्ण संकलन पब्लिश करके मेटाफिजिकल पोएट्स को दोबारा से रिस्टोर कराया, ये बोलो कि रिवाइवल में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यहाँ तो हमें समझ में आया कि मेटाफिजिकल पोएट्स को फिर से मेटाफिजिकल पोएट्स को महत्व दिया जाने लगा आफ्टर वर्ल्ड वॉर के बाद, जो क्रिटिक थे, जो पोएट्स थे। उसके बाद अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कौन से वो पोएट थे जिन्होंने मेटाफिजिकल लिरिक्स को, ठीक है, जिन्होंने एक ना क्या बोल सकते हैं, एक इम्पॉर्टेंट कलेक्शन को पब्लिश कराया था 1912 में, और उस कलेक्शन में ये था कि मेटाफिजिकल पोएट का जो रिवाइवल था वो था पूरा, तो कहीं ना कहीं एक भूमिका निभाई। तो यहाँ से भी एक भूमिका उन्होंने निभाया, मेटाफिजिकल पोएट्स का रिवाइवल हुआ इस कलेक्शन से। तो उनका नाम था H.J.C. गियर्सन। ये जो कलेक्शन था ये H.J.C. गियर्सन का था, और ये कलेक्शन और इसकी प्रभावशाली जो प्रीफेस था वो मेटाफिजिकल पोएट्स में बहुत ज़्यादा रुचि को फिर से जगाने में एक मील का पत्थर था। ठीक है, इस कलेक्शन से लोगों के अंदर क्या हो गया, इसमें मेटाफिजिकल पोएट्स के बारे में बातें हुई और मेटाफिजिकल पोएट्स में फिर से लोग क्या होने लगे, रुचि आने लगी उनमें, फिर से उनकी पोइट्री वगैरह में फिर से मेटाफिजिकल पोएट्स का क्या हो गया, रिवाइवल हो गया इसी की वजह से। तो ये ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट ये है। सबसे पहला नाम इन्हीं का आता है, बाद में T.S. एलियट का आता है। अगर पहला नाम पूछा जाए तो पहला नाम इन्हीं का आता है। H.J. गियर्सन का एक कलेक्शन था जो 1912 में आया था, एक महत्वपूर्ण कलेक्शन था, इन्होंने पब्लिश कराया था, और यहीं से ये जो कलेक्शन था इतना प्रभावशाली प्रीफेस था। प्रीफेस में इन्होंने मेटाफिजिकल पोएट्स के बारे में बात की थी, जिसके कारण मेटाफिजिकल में फिर से इंटरेस्ट आने लगा और फिर से कहीं ना कहीं इनका रिवाइवल हो गया यहीं से। तो ये ध्यान रखना है, ठीक है।
एक टाइम आया था मेटाफिजिकल एकदम गायब हो गया था, लेकिन पहले ये पर्सन थे। एक तो आफ्टर वर्ल्ड वार के फर्स्ट के बाद जो पोएट्स, जो क्रिटिक थे, उन्होंने मेटाफिजिकल पोएट्स की सराहा, उनकी पोइट्री को, उनकी स्टाइल को। उसके बाद ये आ गए, इन्होंने अपने पब्लिकेशन में ही इनको सराहा। तो इसी तरह मेटाफिजिकल का रिवाइवल हुआ दोबारा से। उसके बाद सेकेंड नंबर पर किसका नाम आता है? सेकेंड नंबर पर आपका टी.एस. इलियट का नाम आता है। ठीक है, ये याद रखना बच्चा। सेकेंड नंबर पे टी.एस. इलियट। टी.एस. इलियट का एक फेमस है ना, द मेटाफिजिकल पोएट्स। उन्होंने तो पूरा मेटाफिजिकल पोएट्स से पूरा ऐसे ही लिख दिया, टाइटल भी दे दिया मेटाफिजिकल पोएट्स, जो 1921 में आया था। ये सेकेंड है। और भी मेटाफिजिकल का और रिवाइवल हो गया। तो आगे देखते हैं, वही क्वेश्चन है शायद। विच इन्फ्लुएंशियल क्रिटिक गेव स्ट्रॉन्ग इम्पेचुअस टू द मेटाफिजिकल रिवाइवल विद हिज एस्से ऑन द पोएट्स 1921। देखिए वही क्वेश्चन आ गया जो मैंने भी बताया। एक तो वो नाम याद रखना है H.J. गियर्सन का। एक यहाँ पे पूछा जा रहा है कि गियर्सन के बाद किस बड़े क्रिटिक ने 1921 में अपने एस्से से इस मूवमेंट को और गति दी, यानी कि मेटाफिजिकल मूवमेंट जो था इसको और गति किसने दिया। एक तो उन्होंने चालू कर दिया, तो गति किसने दिया? टी.एस. इलियट ने दिया। टी.एस. इलियट ने तो क्या लिख दिया? टी.एस. इलियट ने तो एस्से ही इनके नाम से लिख दिया, द मेटाफिजिकल पोएट्स। थोड़ा बड़ी क्लास हो जाएगी क्योंकि हम एक एक पॉइंट को समझते चलते हैं, ठीक है। इस वजह से क्लासेस बड़ी होंगी थोड़ी सी यार, ये वाली क्लास क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, इस वजह से ये बड़ी होगी, ठीक है। तो टी.एस. इलियट, ये ध्यान रखना है। मेटाफिजिकल पोएट्स 1921 में इन्होंने लिखा था और इसमें इन्होंने इन कवियों की बहुत तारीफ़ की थी। किसकी? मेटाफिजिकल पोएट्स की बहुत तारीफ़ की थी और उन्हें मॉडर्न कविता के लिए प्रासंगिक भी बताया था कि मॉडर्न पोएट्री के लिए ये माने जाते हैं। मतलब इनका कहीं ना कहीं इनका मॉडर्न पोएट्री पर इनका क्या है, इम्पैक्ट है, प्रभाव है, कुछ इस तरह। तो यहाँ से मेटाफिजिकल पोएट्स क्या हो गया, फिर से लिटरेचर में इनका आगमन हो गया। फिर से, एक बार तो था ही, एक बार फिर से हो गया। तो दो नाम आते हैं, एक तो आफ्टर वर्ल्ड वार फर्स्ट, एक आपका H.J. गियर्सन का और उनके जो कलेक्शन आया था, एक आपका दूसरे नंबर पे आपके टी.एस. इलियट आते हैं। तो यहीं से मेटाफिजिकल फिर से एकदम रिवाइवल हो गया, उनका पुनरुद्धार हो गया, ठीक है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट पे आएंगे, which critical group tended to elevate the metaphysical style into their ideal poetry of irony, paradox and unified sensibility। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि किस क्रिटिकल ग्रुप ने मेटाफिजिकल स्टाइल को पैराडॉक्स यानी कि आयरनी, पैराडॉक्स और यूनिफाइड सेंसिबिलिटी को अपनी आदर्श पोएम के रूप में प्रतिष्ठित किया है। यानी कि 20वीं सेंचुरी की किस लिटरेरी क्रिटिक ने, आप ये बोल सकते हो कि 20 यानी कि 20वीं सदी की किस लिटरेरी क्रिटिसिज्म ग्रुप ने मेटाफिजिकल पोएट्स को सबसे ज़्यादा महत्व दिया। एक लाइन से क्वेश्चन है जो आपको एकदम अच्छे से मेटाफिजिकल कवर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। आफ्टर वर्ल्ड वार फर्स्ट याद रखना है, H.J. से गियर्सन याद रखना है, टी.एस. इलियट याद रखना है, फिर ये आपका आ गया। अब ये जो 20वीं सदी का एक साहित्यिक आलोचना ग्रुप था, क्या बोल सकते हैं, एक लिटरेरी क्रिटिसिज्म था, ये ग्रुप था। इस ग्रुप ने क्या किया, मेटाफिजिकल पोइट्री को सबसे ज़्यादा महत्व दिया। उस ग्रुप का नाम क्या था? अमेरिकन न्यू क्रिटिक्स। ये जो ग्रुप था ये 20वीं सदी में था। ये एक ना लिटरेरी क्रिटिसिज्म का ग्रुप था और इस ग्रुप ने क्या किया, इस ग्रुप ने मेटाफिजिकल पोइट्री को सबसे ज़्यादा महत्व दिया। ये अमेरिका के न्यू क्रिटिक्स हैं, जैसे कि इसमें आपके दो नाम आते हैं, एक क्लिंट ब्रूक्स आते हैं, एक जॉन क्रू रैंसम आते हैं। इन्होंने क्या किया, मेटाफिजिकल पोइट्री की जो जटिलता है, यानी कि मेटाफिजिकल पोइट्री की जो स्टाइल है, जटिलता बहुत जटिल रहती है ना, और बहुत आयरनी उसमें यूज़ होता है, पैराडॉक्स यूज़ होता है, इसकी बहुत तारीफ़ की और इसे अपनी आलोचना का सेंटर भी बनाया। समझ में आया? चलिए, तो 4 चीज़ यहाँ पे हो गई मेटाफिजिकल को लेके, याद रखना है अपने। नेक्स्ट पे आएंगे। अगर हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे, व्हाट कॉन्सेप्ट डिस्कस बाय टी.एस. इलियट वाज सेंट्रल टू द न्यू क्रिटिक्स एप्रिशिएशन ऑफ मेटाफिजिकल पोइट्री। अब यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि टी.एस. इलियट मतलब इलियट का कौन सा वो विचार जो न्यू क्रिटिक्स के लिए मेटाफिजिकल पोइट्री को समझने में महत्वपूर्ण था। वो कौन सा विचार था जिसके विचार से जो न्यू क्रिटिक्स थे उनको आसानी से मेटाफिजिकल पोइट्री समझ में आने लगी। किस विचार से? तो वो था डिसोशिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी। नेगेटिव कैपेबिलिटी तो ये आपके जॉन कीट्स हैं, ये कीट्स जाने जाते हैं। ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव ये आपके टी.एस. इलियट हैं, ये टी.एस. इलियट ने कॉइन किया है। कहाँ कॉइन किया है? तो हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम में कॉइन किया है। हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स,
कॉइन किया है। कब आया था ये? 1919 में आया था। ठीक है, बाकी इंटेंशनल फैलेसी जो है ये विमसेट एंड बियर्डसले ने कॉइन किया है ये। बाकी आपका डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी अगेन टी.एस. इलियट ने कॉइन किया है। ठीक है, यानी कि 17वीं सेंचुरी के बाद जो पोएट है उनके बारे में इन्होंने बात की है। तो ये जो डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी था ना, ये इलियट ने तर्क दिया। इसमें इलियट ने तर्क दिया कि 17वीं सेंचुरी के बाद जो पोएट हैं उनमें डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी हो गया था। यानी कि वो लोग क्या करते थे, 17वीं सेंचुरी के आपके जो मेटाफिजिकल पोएट्स वगैरह है, जॉन डन वगैरह है, ये लोग जब पोएट्री लिखते थे तो ये लोग थॉट प्लस इमोशन, थॉट प्लस इमोशन को मिलाकर अपनी ये पोएट्री लिखते थे। यानी कि इन दोनों का मिश्रण इनकी पोएट्री में मिलता था। किनकी पोएट्री में? मेटाफिजिकल पोएट्स के। ये ध्यान रखना, मेटाफिजिकल पोएट्स के पोएट्री में हमें थॉट एंड इमोशन मिला के मिलता था, मतलब दोनों का मिश्रण मिलता था इनकी पोएट्री में। तब आपके इलियट ने कहा था सेंसिबिलिटी। ठीक है, इलियट ने इसी को कहा था यूनिफाइड सेंसिबिलिटी। ठीक है, ये इसलिए कहा था क्योंकि इनका जो थॉट और इमोशन मिला के लिखना, इसी को इलियट को बहुत अच्छा लगा था और इन्होंने कहा था कि ये लोग मिला के लिखते हैं, यानी कि इनके पोएट्री में हमें थॉट इमोशन दोनों का मिश्रण देखने को मिलता है, तो यूनिफाइड सेंसिबिलिटी कहा था। लेकिन बात यहाँ बिगड़ी कि 17वीं सेंचुरी के बाद जो पोएट्स आए, 17वीं सेंचुरी के बाद जो पोएट्स आए, जैसे कि आपके वर्ड्सवर्थ वगैरह है, रोमांटिसिज्म आया। रोमांटिसिज्म तो बाद में आया था 17वीं सेंचुरी के बाद। हाँ, वर्ड्सवर्थ वगैरह जैसे ये लोग, एस.टी. कॉलेज वगैरह, तो ये लोग क्या करते थे, ये लोग थॉट और इमोशन को अलग अलग लिखने लगे। यानी कि इन्होंने क्या कर दिया, यूनिफाइड से क्या कर दिया, डिसोसिएशन कर दिया, एसोसिएशन से डिसोसिएशन कर दिया। ठीक है, ये ध्यान रखना है। यानी कि ये जो आपके 17वीं सेंचुरी के बाद जो पोएट आए आपके वर्ड्सवर्थ वगैरह, तो ये लोग ना सिर्फ थॉट, या तो सिर्फ थॉट पे इनकी पोएट्री सिर्फ थॉट पे मिलती थी या तो इमोशन पे मिलती थी, दोनों का मिश्रण नहीं मिलता था, दोनों का कॉम्बिनेशन नहीं मिलता था। तो इसलिए वर्ड्सवर्थ ने टी.एस. इलियट ने क्या कहा, इसे क्या कहा, डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी कहा। ठीक है, समझ में आया? इसे ही कहा उन्होंने कहा कि डन जैसे जो मेटाफिजिकल पोएट्स में यूनिफाइड सेंसिबिलिटी मिलती थी, जहाँ थॉट्स और भावना एक साथ काम करते थे। लेकिन 17वीं सेंचुरी के बाद जो पोएट्स आए उनमें थॉट और इमोशन उनकी पोएट्री में हमें देखने को नहीं मिलती तो है, लेकिन अलग अलग, एक साथ नहीं मिलते, एक साथ का कॉम्बिनेशन नहीं मिलता। समझ में आया? तो ये था डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी, तो ये ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पे आएंगे। विच मेटाफिजिकल पोएट अलॉन्ग विद डन वॉज एलिवेटेड हाई इन हायरार्की ऑफ इंग्लिश पोएट्स आफ्टर द रेवोल्यूशन। अब यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि 20वीं सेंचुरी के रिवाइवल के बाद, यानी कि पुनरुद्धार के बाद, हिंदी में बोलते हैं पुनः उद्धार ऐसे कुछ, यानी कि 20वीं सेंचुरी के रिवाइवल के बाद, आई थिंक रिवाइवल ही बोलेंगे उसको ना, पुनरुद्धार को रिवाइवल ही बोलेंगे। तो यहाँ पे वही पूछा जा रहा है कि 20वीं सेंचुरी के रिवाइवल के बाद डन के अलावा और किस मेटाफिजिकल पोएट्स को बहुत प्रसिद्धि मिली। डन को तो मिली ही मिली, 20वीं सेंचुरी के बाद इनको मतलब मेटाफिजिकल पोएट्स का क्या हुआ था, रिवाइवल हो गया। जैसे कि J.C. गियर्सन ने किया था, फिर T.S. इलियट ने किया, आफ्टर वर्ल्ड वार के बाद भी हुआ, फिर आपके न्यू क्रिटिक्स ने किया, जो अभी हमने ऊपर पढ़ा। ठीक है, जो आपके अमेरिकन न्यू क्रिटिक्स थे उन्होंने बहुत तारीफ़ की, क्लिंथ ब्रूक वगैरह, जॉन क्रू रैंसम वगैरह। उसके बाद सिर्फ डन को ही नहीं प्रसिद्धि मिली, और किस राइटर को प्रसिद्धि मिली, तो वो थे एंड्रयू मार्वल थे। इनको फेमस, ये भी फेमस हो गए, ये भी अपने एलिवेटेड हायरार्की, एलिवेटेड स्टाइल के जाने लगे। तो डन के साथ इनको भी क्या मिला, उच्च स्थान मिला। ठीक है, तो एंड्रयू मार्वल थे। स्पेशली अगर देखा जाए, इसमें विशेष रूप से देखा जाए, इनकी जो पोइट्री है एंड्रयू मार्वल की, कौन सी पोइट्री थी, टू हिज क्वाय मिस्ट्रेस। ठीक है, इसके लिए ये जाने जाते हैं, और डन के साथ मेटाफिजिकल स्कूल के एक प्रमुख पोएट के रूप में बहुत सम्मान इनको मिला था, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट पे आएंगे, द मेटाफिजिकल पोएट्स वर अपोज टू द ट्रेडिशन ऑफ द राइटर्स ऑफ। तो मेटाफिजिकल पोएट्स जो थे, मेटाफिजिकल शैली किस पुरानी काव्य परंपरा का विरोध कर रही है, यानी कि मेटाफिजिकल पोएट्स किन राइटर की परंपराओं के विरोधी थे।
कौन सी वो पुरानी पोइटिक परंपरा थी जिसका ये विरोध कर रहे थे मेटाफिजिकल पोएट्स? तो वो था पेट्रार्कन सोनेट का, ये ध्यान रखना है। पेट्रार्कन सोनेट की जो परंपरा थी, इसमें प्रेम का एक बहुत ही आदर्शवादी, पारंपरिक और अक्सर बनावटी चित्रण होता था। सोनेट मतलब लव, है ना? सोनेट मतलब यही तो हुआ, सोनेट जो लिखा जाता था, जो पेट्रार्कन सोनेट लिखी जाती थी वो लव पर ही लिखी जाती थी। लव को क्या बना दिया जाता था? एक आदर्श रूपी, एक पारंपरिक, एक बनावटी चित्रण दिया जाता था। तो मेटाफिजिकल पोएट्स को ये जो परंपरा थी ना अच्छी नहीं लगी। जो मेटाफिजिकल पोएट्स थे ना उनको ये ट्रेडिशनल बिल्कुल नहीं अच्छा लगा और इस परंपरा के ये विरोध किया इन्होंने और प्रेम का अधिक यथार्थवादी और बौद्धिक विश्लेषण प्रस्तुत किया कि प्रेम का रियलिस्टिक चीज़ें दिखाया करो। प्रेम का जो रियलिस्टिक चीज़ें हैं, जो इंटेलेक्चुअल एनालिसिस है, वो प्रस्तुत इन्होंने किया। तो इसी के खिलाफ थे मेटाफिजिकल पोएट्स, इस परंपरा के खिलाफ। तो ध्यान रखना है पेट्रार्कन सोनेट। इन हिज पोएट्री डन वॉज ऑफन आयरोनिक एंड सिनिकल इन हिज ट्रीटमेंट ऑफ। अगला जो क्वेश्चन है कि अपनी पोएट्री में, डन अपनी पोएट्री में किस विषय पर व्यंग करते थे? आखिर अपनी पोएट्री में किस विषय पर, कौन सा वो विषय था जिस पर ये व्यंग करते थे? ठीक है, तो याद रखना है, अगर हम डन स्पेशली अपने मतलब अगर डन देखा जाए तो डन अपनी पोएट्री में स्पेशली यौन जो संबंध होते हैं, यौन संबंध में यानी कि जो सेक्सुअल रिलेशन होता है, सेक्सुअल रिलेशन में मानवीय इरादों की जो जटिलता है उसके प्रति बहुत रियलिस्टिक थे और अक्सर व्यंग्यात्मक और निंदक दृष्टिकोण अपनाते थे। तो कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ह्यूमन मोटिव्स स्पेशली इन सेक्सुअल रिलेशनशिप, ये ध्यान रखना है, इसमें ये ज़्यादा मतलब व्यंग करते थे, इस विषय पर ज़्यादा व्यंग करते थे। इनकी पोएट्री में सबसे ज़्यादा इसी विषय पर व्यंग करना है, सटायर करना है, सटायर करते थे, लिखते थे, इसी पे ज़्यादा लिखते थे। द टर्म है विटी एज अप्लाइड टू डन रेफर टू हिज इंजीनियस यूज ऑफ। अब यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि जो विटी शब्द है जैसा कि डन पर लागू होता है, ये विटी शब्द उनके किस सरल यूज़ को रेफ़र किया जाता है? यानी कि जब डन को हम विटी कहते हैं, जब डन को विटी कहा जाता है तो इसका क्या मतलब हुआ? डन को ही विटी कहा जाता है तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि डन को विट कहना मतलब बुद्धिमत्ता, बुद्धिमत्ता हुआ ना। बुद्धिमत्ता का मतलब उनकी जो पैराडॉक्स है, उनका जो पन है, चौंकाने वाली कंसीट्स का सरल और चतुर यूज़, ये क्या करते थे? ये अपने पोइट्री में पैराडॉक्स का यूज़ करते थे, अपनी पोइट्री में पन का यूज़ करते थे, स्टार्टलिंग पैरेलल्स का यूज़ करते थे, यानी कि इसके लिए जाने जाते, इसलिए इनको विट कहा गया है। बुद्धिमत्ता का ये मतलब है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। यानी कि ये अपनी पोइट्री में क्या रखते थे, मैं बार बार आपको इसलिए एक दो बार रिपीट कर देती हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। पैराडॉक्स, पन एंड कंसीट का यूज़ करते थे। कंसीट क्या होता है? दकियानूसी, कंपैरिजन होना, ठीक है, बिना सिर पैर वाली कंपैरिजन जो आपके समझ से बाहर रहेगी, आपको एक क्वेश्चन या फिर आपको एक आश्चर्य करेगी। तो इस सभी चीज़ों के लिए ये जाने जाते थे, इसलिए इनको विट कहा गया। ओके, नेक्स्ट पे आएंगे। द ओपनिंग लाइन है बेटर माई हार्ट 3% गॉड इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ डन स्टाइल इन हिज पोट्री। मुझे लग रहा है ये जो आज का सेशन है आपका लिटरेरी टर्म्स का, ये 17 है ना, 17 आपका लिटरेरी टर्म्स है, 17, इसके पहले हमने 16 कर लिया था। 17 जो ये पूरे तरह से मेटाफिजिकल पे ही है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बेटर माई हार्ट 3% गॉड इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ डन स्टाइल इन हिज पोइट्री। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है, पूछा क्या जा रहा है यहाँ पे कि जो शुरुआती लाइन है, ये एक ओपनिंग लाइन है, बेटर माई हार्ट 3% गॉड, ये डन की किस पोइट्री में उसकी शैली का एक उदाहरण है। यानी कि ये फेमस लाइन डन के किस प्रकार की पोयम से है, कहाँ पे आती है, ये किस प्रकार की पोयम से है, ये बताना है। ये जो फेमस लाइन है ये डन के किस प्रकार की पोयम से है? तो रिलीजियस पोयम से है। ये जो लाइनें आती है ना, ये लाइनें होली सोनेट से है, ठीक है बच्चे। ये लाइन जो है ये होली सोनेट से लिया गया है, होली सोनेट है, और ये होली सोनेट क्या है? एक रिलीजियस है, ठीक है। और ये लाइन जो है उनके होली सोनेट में से एक है, और ये उनकी धार्मिक यानी कि रिलीजियस पोइट्री का एक शक्तिशाली उदाहरण है, इसमें इन्होंने ईश्वर से सीधे और ड्रामेटिक ढंग से बात किया है। यानी कि इसमें इन्होंने सीधे ईश्वर से बात किया है, डायरेक्ट और ड्रामेटिक रूप से बात किया है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। यहाँ पे इन्होंने ये ओपनिंग लाइन बेटर माई हार्ट 3% गॉड, ये ओपनिंग लाइन है। हु बिसाइड्स डन इज मेंशन एज राइटिंग सेक्युलर मेटाफिजिकल पोइट्री। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि डन के अलावा किसका उल्लेख सेक्युलर है, सेक्युलर मेटाफिजिकल पोइट्री लिखने के रूप में किया गया है। यानी कि डन के अलावा
और कौन सा वो पोएट था जो मुख्य रूप से गैर धार्मिक मेटाफिजिकल कविता लिखते थे? तो वो कौन से थे? तो वो अपने क्लीवलैंड एंड काउले, ये याद रखना है, क्लीवलैंड एंड काउले। जॉन क्लीवलैंड, इनका पूरा नाम है जॉन क्लीवलैंड, और अब्राहम काउले, ये लोग भी मेटाफिजिकल पोएट्स हैं। ठीक है बच्चे, ये सारे मेटाफिजिकल पोएट्स हैं। जॉर्ज हर्बर्ट हैं, हेनरी वॉन है, रिचर्ड क्राशा है, टहर्न है, ये तो नहीं है। ये सारे मेटाफिजिकल पोएट्स हैं डन को लेके। डन है, क्लीवलैंड है, काउले हैं, जॉर्ज हर्बर्ट है, हेनरी वॉन है, रिचर्ड क्राशा है, टहर्न है, ये सारे क्या हैं? आपके मेटाफिजिकल पोएट्स के ग्रुप के ही हैं। तो यहाँ पे वही पूछा है कि डन के अलावा और कौन है? ठीक है, डन के अलावा कौन से पोएट हैं जो मुख्य रूप से गैर धार्मिक मेटाफिजिकल पोएट्री लिखते थे? तो वो आपके क्लीवलैंड थे, काउले थे। जॉन क्लीवलैंड और अब्राहम काउले भी मेटाफिजिकल पोएट थे। इनकी भी कविताएं, इनकी भी पोएट्री अक्सर सेक्युलर विषयों पर होती थी, यानी कि गैर धार्मिक होती थी। सेक्युलर मतलब गैर धार्मिक होती थी, यानी कि धर्म पे ये लोग नहीं लिखते थे, गैर धार्मिक होती थी। ठीक है। हु बिसाइड्स हर्बर्ट इज मेंशन एज राइटिंग रिलीजियस मेटाफिजिकल पोएट्री? हर्बर्ट के अलावा, अगर आप पूछा जा रहा है कि जॉर्ज हर्बर्ट के अलावा और कौन से पोएट अपने धार्मिक मेटाफिजिकल पोएट्स के लिए जाने जाते हैं? मैंने सब पढ़ाया मेटाफिजिकल पोएट्स में कि कौन कौन पोएट धार्मिक लिखते हैं, सब मैंने पढ़ाया है, यूट्यूब पे ही कराया है। तो हु बिसाइड्स हर्बर्ट, यानी कि हर्बर्ट के अलावा, जॉर्ज हर्बर्ट के अलावा और कौन से पोएट अपने धार्मिक मेटाफिजिकल पोएट्स के लिए जाने जाते हैं? तो वो कौन से हैं? हेनरी वॉन, रिचर्ड क्राशा। हेनरी वॉन, रिचर्ड क्राशा। हेनरी वॉन और रिचर्ड क्राशा जो हैं, ये अपने गहरी आध्यात्मिक और धार्मिक मेटाफिजिकल पोएट्री के लिए फेमस हैं। ठीक है, मतलब ये धार्मिक में भी विश्वास रखते थे, धार्मिक मेटाफिजिकल पोएट्री के लिए जाने भी जाते थे, धार्मिक चीज़ें भी लिखते हैं, मतलब धार्मिक या मेटाफिजिकल धार्मिक पोएट्री लिखते थे। दैट टेक्स्ट सजेस्ट दैट द डिफाइनिंग फीचर ऑफ द मेटाफिजिकल पोएट्स इज प्राइमरली वन ऑफ द। तो मेटाफिजिकल पोएट्स को एक साथ क्या बांधता है? आखिर वो कौन सी चीज़ें हैं जो मेटाफिजिकल सारे पोएट को एक साथ बांधता है? तो जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया था कि सारे जो मेटाफिजिकल पोएट्स का जो ग्रुप है, आखिर उन सभी में एक सामान्य चीज़ होगा, तभी तो वो उस ग्रुप में आए हैं। मेटाफिजिकल जरूर एक समान चीज़ें होंगी, तो ऊपर मैंने बताया, जैसे कि बताया। तो यहाँ पे याद रखना है शेयर्ड पोएटिक स्टाइल, इनका पोएटिक स्टाइल एक जैसा था। इन पोएट्स को उनकी जीवनी, यानी कि उनकी जो लाइफ थी, उनकी पॉलिटिकल, उनके क्लास भले ही सारे अलग थे, उनका जो बायोग्राफी थी, उनकी जो पॉलिटिकल था, उनका जो विचार था, उनका जो क्लास था, सब अलग अलग था इन पोएट्स में, लेकिन इनकी जो विशिष्ट पोएटिक स्टाइल थी ये एक साथ थी, यानी कि एक जैसी इनकी पोएटिक स्टाइल थी, जो ऊपर मैंने बताया। चलिए नेक्स्ट पे आएंगे। इसी वजह से इनको मेटाफिजिकल पोएट्स ग्रुप में रखा गया। The revelation of Donne and his followers reverse nearly 2 centuries of critical opinion that began in which period? अगला पूछा जा रहा है, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है कि मेटाफिजिकल पोएट्स की आलोचना का दौर किस युग से शुरू हुआ था? तो इनकी जो मेटाफिजिकल पोएट्स का जो आलोचना हुई वो किस एज से शुरू हुआ? तो न्यू क्लासिकल पीरियड से शुरू हुआ, ये ध्यान रखना है। न्यू क्लासिकल पीरियड यानी कि 18वीं सेंचुरी में ही इनकी आलोचना शुरू हो गई थी। जो विक्टोरियन एज के जो कब तक चली थी? विक्टोरियन एज तक चली थी। ठीक है, ये जो आलोचना चली ना, ये विक्टोरियन एज तक चली, मतलब हर कोई क्रिटिसाइज करता था मेटाफिजिकल पोएट्स की पोइट्री को। तो न्यू क्लासिकल से ये स्टार्ट हुआ और विक्टोरियन तक चला ये क्रिटिसिज्म। उसके बाद तो आपके 20वीं सेंचुरी में आपके टी.एस. इलियट वगैरह थे, इनको फिर उभारा, ये उभरे, वहाँ पे उनकी तारीफ़ उन्होंने किया, मेटाफिजिकल पोएट्स की तारीफ़ की, तो वहाँ पे फिर उभारा, जैसे कि मैंने ऊपर अभी पूरा बता दिया है। अब यहाँ पे वो पूछ रहा है, तो यहाँ पे राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, ये ध्यान रखना बच्चे। ठीक है, और कुछ इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ अगर मैं बताऊँ, हाँ ये याद रखना, ये विक्टोरियन एज तक चली और 20वीं सेंचुरी में जाकर बदली। मैंने अभी बताया 20वीं सेंचुरी में जाकर ये बदली, वहाँ पे जाके चेंज हुआ ये क्रिटिसिज्म। जब आपके टी.एस. इलियट वगैरह मेटाफिजिकल पोएट्स लिखे, उसमें इन्होंने मेटाफिजिकल पोएट्स की तारीफ़ की, तब जाके कहीं ना बेचारों का क्या हुआ? रिवाइवल हुआ, क्रिटिसिज्म रुक गई। ठीक है, तो न्यू क्लासिकल पीरियड से लेकर विक्टोरियन एज तक इनकी क्रिटिसिज्म चली। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना बच्चे। नेक्स्ट पे आएंगे। F.R. Leavis' book Revelation and Clint Brooks' Modern Poetry and Tradition are cited as important works in the revival of interest in। अगला जो क्वेश्चन है कि F.R. Leavis की जो बुक है रेवलेशन, ये F.R. Leavis की बुक है ना रेवलेशन,
रेवोल्यूशन। और क्लिंट ब्रूक्स की एक बुक है मॉडर्न पोइट्री। ये सब अमेरिकन न्यू क्रिटिक्स थे ना जो हमने ऊपर पढ़ा है, क्लिंट ब्रूक और एफ.आर. लेविस, ये दोनों बुक है ना, ठीक है। मॉडर्न पोइट्री एंड ट्रेडिशन यहाँ तक है, मॉडर्न पोइट्री एंड ट्रेडिशन यहाँ तक इनकी बुक है, किनकी, क्लिंट ब्रूक की। इसमें इन्होंने क्या किया कि एफ.आर. लेविस की जो बुक है रेवोल्यूशन, क्लिंट ब्रूक की ये जो मॉडर्न पोइट्री एज द ट्रेडिशन को किसमें रुचि के रिवाइवल में महत्वपूर्ण कार्यों के रूप में उद्धृत किया, यानी कि कोट किया गया। यानी कि इन दोनों फेमस क्रिटिसिज्म बुक्स में किस प्रकार की पोयम को दोबारा से पुनर्जीवित करने की मदद की। इन दोनों की पोयम जो थी ना, इन दोनों का जो बुक थी ना, इसमें आखिर ऐसा क्या लिखा था कि दोबारा से किस चीज़ का रिवाइवल हुआ, किस पोइट्री का रिवाइवल हुआ, तो मेटाफिजिकल पोइट्री का रिवाइवल हुआ, ये ध्यान रखना है। ओके, मेटाफिजिकल पोइट्री का, क्योंकि ये दोनों जो बुक थी ना, ये न्यू क्रिटिसिज्म के महत्वपूर्ण वर्क थे, ठीक है। इसमें इन्होंने क्या किया, इसमें इन्होंने मेटाफिजिकल पोइट्री की जो रेपुटेशन है उसको फिर से स्थापित करने में केंद्रीय भूमिका निभाई। यही दोनों बुक थी, ठीक है, ये ध्यान रखना है। यही दोनों बुक थी, ये फेमस क्रिटिसिज्म बुक थी, और इसी बुक ने दोबारा से रिवाइवल किया मेटाफिजिकल पोएट्स को, मेटाफिजिकल पोइट्री को, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो ये चौथे नंबर पे आता है, ठीक है। मैंने जो बताया आफ्टर वर्ल्ड वार के बाद फिर H.J.C. गियर्सन ने किया, उनके पब्लिकेशन ने किया। उसके बाद देन दूसरे नंबर पे T.S. इलियट आते हैं, तो फिर वो उन्होंने तारीफ़ की। उसके बाद ये चौथे नंबर पे ये आपका अमेरिकन न्यू क्रिटिक्स ने, इन्होंने तो अमेरिकन न्यू क्रिटिक्स में एफ.आर. लेविस हैं, क्लिंट ब्रूक हैं, इनके वर्क में इन्होंने मेटाफिजिकल की तारीफ़ की, ठीक है, फिर से स्थापित किया, तो फिर से इसका रिवाइवल हो ही गया। और विक्टोरियन, न्यू क्लासिकल से लेके विक्टोरियन तक उनका काफ़ी क्रिटिसिज्म चला, ठीक है। नेक्स्ट पे आएंगे, ठीक है। अब अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पे पूछा जा रहा है कि रोजमंड ट्यूब, ठीक है, रोजमंड ट्यूब ये एक एलिजाबेथन एंड मेटाफिजिकल इमेजरी है, एक की क्रिटिकल टेक्स्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग द पोएट्स यूज ऑफ। तो रोजमंड ट्यूब की किताब किस विषय पर सेंटर्ड है, ये पूछा जा रहा है, ठीक है। रोजमंड ट्यूब की जो एलिजाबेथन एंड मेटाफिजिकल इमेजरी, ये पोएट्स के किस यूज़ को समझने के लिए एक प्रमुख आलोचनात्मक लेसन है। या यूँ समझो कि रोजमंड ट्यूब की ये जो बुक है ये किस विषय पर सेंटर्ड है। ये बुक है इनकी एलिजाबेथन एंड मेटाफिजिकल इमेजरी, ये बुक किसकी है, रोजमंड ट्यूब की है। तो ये किस पर सेंटर्ड है, फिगरेटिव लैंग्वेज पे। भाई यहाँ पे मेटाफिजिकल लिखा हुआ तो जो है ऑब्वियसली वहाँ पर कुछ तो इन्होंने इसकी स्टाइल को कुछ तो फॉलो किया होगा फिगरेटिव लैंग्वेज में। ये जो बुक है ना, ये एलिजाबेथन और मेटाफिजिकल पोएट्स के द्वारा यूज़ की जाने वाली जो भी फिगरेटिव लैंग्वेज थी, स्पेशली इमेजरी और कंसीट के तर्क और परंपरा को समझने के लिए एक महत्वपूर्ण अध्ययन था। यानी कि इन्होंने एलिजाबेथन भी यूज़ किया इसमें और मेटाफिजिकल। तो एलिजाबेथन के पोएट जो यूज़ करते थे अपनी पोइट्री में जो स्टाइल थी, और मेटाफिजिकल पोएट्स जो अपनी पोइट्री के स्टाइल, दोनों स्टाइल को इन्होंने इसमें यूज़ किया, ठीक है। तो ये लोग ना अलंकारिक भाषा लिखते थे, ठीक है, जो आपके मेटाफिजिकल पोएट्स थे। स्पेशली इन्होंने इमेजरी का यूज़ किया, कंसीट का मेटाफिजिकल में यूज़ करते थे, तर्क का, परंपरा का। तो ये सारे इन्होंने इन्हीं का फॉलो किया, ठीक है। कौन थे, रोजमंड ट्यूब। Although Donne has lost his status as his single exemplary model for ideal poetry, he continued to occupy a firm position in the। तो आज साहित्य में डन का क्या जगह है, ये पूछा जा रहा है कि हालांकि डन ने आदर्श पोएट्री का एकमात्र अनुकरणीय मॉडल के रूप में अपना दर्जा खो दिया है, फिर भी आज डन किस जगह पर है लिटरेचर में, ये पूछा जा रहा है। आज साहित्य में डन का क्या जगह है, तो द इंग्लिश कैनन है। आज डन इंग्लिश लिटरेचर में क्या है, कैनन है। भले ही अब उन्हें एकमात्र आदर्श नहीं माना जाता, लेकिन जॉन डन इंग्लिश लिटरेचर के कैनन मतलब एक मानक और महत्वपूर्ण राइटर की सूची में आते हैं, एक अस्थायी और महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट पे आएंगे, मीटर इज द रिकरेंस इन रेगुलर यूनिट ऑफ अ प्रोमिनेंट फीचर इन द सीक्वेंस ऑफ। अब यहाँ पे मीटर का पूछ लिया है, आपका मेटाफिजिकल पोएट्स का खत्म हो गया है। अब यहाँ से जितना क्वेश्चन है तो हम मीटर का देख लेते हैं कि मीटर इज द रिकरेंस इन रेगुलर यूनिट ऑफ अ प्रोमिनेंट फीचर इन द सीक्वेंस ऑफ। मीटर जो है, मीटर की परिभाषा क्या है, ये किस चीज़ के एक निश्चित पैटर्न है, ये किस चीज़ का एक निश्चित पैटर्न है, ये पूछा जा रहा है। तो किस चीज़ का निश्चित पैटर्न है, स्पीच साउंड का निश्चित पैटर्न है, ये ध्यान रखना है। मीटर जो है ना, ये पोएम में जो आपकी वॉइस है, यानी कि स्पीच साउंड इसे बोला जाता है। मीटर जो है पोएम में स्पीच साउंड, स्पेशली स्ट्रेस और अनस्ट्रेस सिलेबल को एक निश्चित पैटर्न में बार बार आने को कहते हैं। जैसे कि आपकी पोएट्री की ये लाइन है
ये पोइट्री की लाइन है, समझ में आ रहा है। इसमें क्या है, इसमें जो आपका स्पीच साउंड है, स्पेशली स्ट्रेस, उसके बाद अनस्ट्रेस, स्ट्रेस अनस्ट्रेस, स्ट्रेस अनस्ट्रेस, स्ट्रेस अनस्ट्रेस, ये जो है ना, ये जो एक पैटर्न चला जा रहा है, बार बार आ रहा है, एक बार आया, 2 बार आया, 3 बार आया, 4 बार, ये जो पैटर्न बार बार आ रहा है इसी को कहते हैं मीटर। तो स्पीच साउंड ये ध्यान रखना है, ठीक है। मीटर की परिभाषा, ये किस चीज़ के निश्चित पैटर्न है, तो स्पीच साउंड का, स्पीच साउंड का निश्चित पैटर्न, यानी कि पोइट्री का जो स्पीच है उसके साउंड का एक निश्चित पैटर्न है। यानी कि पहले स्ट्रेस होगा, जैसे आप किसी वर्ड को बोल रहे हो, किसी सेलेबल को बोल रहे हो, तो उस पर थोड़ा सा स्ट्रेस पड़ रहा है, देन अनस्ट्रेस, फिर स्ट्रेस पड़ रहा है, फिर देन, यानी कि साउंड पे ही हो रही है ना स्पीच। जो साउंड आप दे रहे हो, जो पोइट्री लिख रहे हो, उस पर थोड़ा सा असर हो रहा है। असर कैसा हो रहा है, आप बोल रहे हो तो स्ट्रेस पड़ रहा है, फिर बोल रहे हो फिर अनस्ट्रेस पड़ रहा है, इस तरह का ये एक पैटर्न है जो बार बार आता है, तो ये होता है मीटर। द स्टडी ऑफ द थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ मीटर इज कॉल्ड, यानी कि यहाँ पे पूछा जाए मीटर के अध्ययन करने वाला विषय का क्या नाम है। जो मीटर की ही स्टडी करता हो उस विषय का क्या नाम है, उस विषय का नाम है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स क्या करता है, ये मीटर की जो थ्योरी है, जो प्रैक्टिस है, इसी का स्टडी करता है मैट्रिक्स, जिन्हें हम प्रोसोडी भी कहते हैं। ये ध्यान रखना, मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, प्रोसोडी भी कहते हैं। यह वो एरिया है जो पोयम में मीटर, रिदम, स्टैंजा के सिद्धांत और उसका अभ्यास का अध्ययन करता है, ठीक है। जो प्रोसोडी होता है, जो मैट्रिक्स होता है, ये क्या करता है, पोइट्री में जैसे मीटर हो गया, पोइट्री में जैसे मीटर हो गया, रिदम हो गया, जैसे स्टैंजा हो गया, इन्हीं सब का ये स्टडी करता है। तो प्रोसोडी भी समझ लीजिए, मैट्रिक्स भी समझ लीजिए। प्रोसोडी को मैट्रिक्स कहते हैं, मैट्रिक्स को प्रोसोडी कहते हैं, ये ध्यान रखना है, ठीक है बच्चे। नेक्स्ट पे आएंगे, थोड़ी क्लास लेंदी हो जाएगी क्योंकि बहुत सारा मैंने समझाने की कोशिश की है ताकि आपको समझ में आ जाए, फिर कभी भूलो ना। और जब कभी भूलो तो इस वीडियो को चालू करके देख लो, हाँ यहाँ पे भूल रही हूँ, इसको ना दिमाग में रखो हर चीज़ को। ज़रूरी नहीं है इसको ना, ये वीडियो तो हमेशा पड़ी रहेगी, ये जो मेरी पेड वीडियो है ना, ये हमेशा पड़ी रहेगी। ऐसा नहीं है कि कोई टाइम लाइन है कि हाँ इतने टाइम के बाद ये फिर आपको दिखेगी नहीं टेलीग्राम पेड प्रैक्टिस में, ये हमेशा पड़ी रहेगी। जब भी आपकी मर्ज़ी करे आप देखो, इसका PDF में मिल जाएगा आप, लेकिन ये है कि PDF में आपको एक्सप्लेनेशन नहीं रहेगा, तो वीडियो आप एक बार 2 बार देखोगे आपके दिमाग में बैठ जाएगी चीज़ें, फिर आपको फिर PDF से ही काम चलाना पड़ेगा। तो ये वीडियो PDF सब आपके उसी टेलीग्राम पेड प्रैक्टिस में हमेशा पड़ी रहेगी, कभी वो डिलीट नहीं होगी मेरी तरफ से, ठीक है। लाइफ टाइम के लिए है, जो भी ये बैच मैं स्टार्ट करती हूँ ना, जैसे कि प्रैक्टिस बैच है, तो वो लाइफ टाइम के लिए है, ऐसा नहीं है कि कुछ टाइम के लिए, लाइफ टाइम के लिए है। तो आपकी जब मर्जी करे आप देखो, जब मर्जी करे आप रिवीजन कर लो। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ मीटर बेस्ड ऑन द ड्यूरेशन ऑफ सिलेबल्स वाज यूज क्लासिकल ग्रीक एंड लैटिन, ठीक है। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि प्राचीन ग्रीक और लैटिन पोयम में किस प्रकार के मीटर का यूज़ होता था, ठीक है, ये पूछा जा रहा है। जो प्राचीन ग्रीक और लैटिन पोइट्री होती थी उसमें किस प्रकार के मीटर का यूज़ होता था, तो उसमें क्वांटिटेटिव मीटर का यूज़ होता था। कौन सी मीटर का, क्वांटिटेटिव मतलब क्या होता है, क्वांटिटेटिव मीटर जो होता था ना, ये सिलेबल्स की लंबाई पर इस मतलब आधारित होता था। सिलेबल्स की जो मात्रा है, जो लंबाई है, जो लेंथ है, उस पर, यानी एक सिलेबल को बोलने में कितना समय लगता है, अनस्ट्रेस, तो उसे बोला जाता था क्वांटिटेटिव, ठीक है। इसमें क्या होता था, इसमें सिलेबल्स की लंबाई, ये सिलेबल्स की लंबाई पर आधारित होता था, यानी कि एक सिलेबल को बोलने में कितना समय लगता है। सिलेबल मतलब जो वर्ड है उसको बोलने में कितना समय लगता था सिलेबल को, अनस्ट्रेस, स्ट्रेस। विच टाइप ऑफ मीटर डिपेंडिंग ओनली ऑन द नंबर ऑफ सिलेबल्स पर लाइन इज कॉमन इन फ्रेंच। पूछा जा रहा है कि फ्रेंच पोइट्री में कौन सा मीटर प्रचलित था, किस प्रकार का वो मीटर था जो केवल सिलेबल्स की संख्या पर निर्भर करता था, फ्रेंच में आम था। यानी कि ये फ्रेंच पोइट्री होती थी उनमें कौन सा मीटर प्रचलित था, तो याद रखना है स्लैबिक। फ्रेंच पोइट्री में कौन सा मीटर बहुत ज़्यादा प्रचलित था, तो वो था स्लैबिक। स्लैबिक मीटर में क्या होता था कि हर लाइन में सिलेबल की संख्या निश्चित होती थी, लेकिन स्ट्रेस का कोई निश्चित पैटर्न नहीं होता था, ठीक है। स्ट्रेस का जो निश्चित पैटर्न था वो नहीं होता था, ये ध्यान रखना है। जैसे अब मीटर में अगर आप देखोगे तो एक निश्चित पैटर्न भी होता है ना, जैसे निश्चित पैटर्न होता है अनस्ट्रेस, स्ट्रेस, स्ट्रेस, अनस्ट्रेस, उस तरह। लेकिन इसमें जो स्ट्रेस का निश्चित पैटर्न नहीं होता है उसे कहा जाता है सिलेबिक। ये
आपने ध्यान रखना है, ये फ्रेंच पोइट्री में यही मीटर प्रचलित था। विच टाइप ऑफ मीटर डिपेंडिंग ओनली ऑन नंबर ऑफ स्ट्रेस सिलेबल पर लाइन वॉज यूज ओल्ड इंग्लिश। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि ओल्ड इंग्लिश पोइट्री में किस मीटर का यूज़ होता था, तो एक्सेंचुअल का होता था। ठीक है, एक्सेंचुअल मीटर में ना पर लाइन में क्या होता था, स्ट्रेस सिलेबल की संख्या निश्चित होती थी, लेकिन कुल सिलेबल्स की संख्या अलग हो सकती थी। तो इसे कहा जाता था एक्सेंचुअल मीटर, यानी कि हर लाइन में जो स्ट्रेस सिलेबल की संख्या होती थी वो एकदम निश्चित होती थी। तो ये ध्यान रखना है, ये कहाँ पे, ये ओल्ड इंग्लिश में इसका यूज़ करते थे। ठीक है, इस एक्सेंचुअल मीटर का। What has been the predominant meter of English poetry since the 14th century? तो चौसर के समय, 14th सेंचुरी मतलब चौसर का टाइम था। 14th सेंचुरी के बाद से इंग्लिश पोइट्री का प्रमुख मीटर क्या रहा, यानी कि चौसर के समय से इंग्लिश पोइट्री में सबसे आम मीटर कौन सा है, ये पूछा जा रहा है। चौसर के समय से, 14th सेंचुरी से, तो एक्सेंचुअल सिलेबिक मीटर, ये जो मीटर था ना, इसमें क्या आता था ना कि पर लाइन में एसेंट, यानी कि पर लाइन में आपको स्ट्रेस मिलता था, और सिलेबल्स दोनों की संख्या एक निश्चित पैटर्न होती थी। ठीक है, पर लाइन में, ये ध्यान रखना है, पर लाइन में तनाव मिलता था और सिलेबल्स यानी कि स्ट्रेस मिलता था। हर लाइन में एक स्ट्रेस होता था, बोलने में आपको स्ट्रेस आता था हर वर्ड को, हर सिलेबल को, और सिलेबल्स दोनों की संख्या एक निश्चित पैटर्न में थी। A recognizable but varying pattern in the beat of stress in spoken English is known as। अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पे पूछा जा रहा है, ठीक है, कि स्पोकन इंग्लिश में, यानी कि स्पोकन इंग्लिश में यानी कि भाषा के प्रवाह में स्ट्रेस के स्वाभाविक उतार चढ़ाव को क्या कहा जाता है। जो स्ट्रेस का स्वाभाविक उतार चढ़ाव हो रहा है, स्ट्रेस अनस्ट्रेस, इसका जो उतार चढ़ाव होता है, हम इंग्लिश स्पोकन जब बोलते हैं उसमें जो स्ट्रेस का जो बीट होता है, उतार चढ़ाव होता है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको रिदम कहते हैं, है ना। कोई चीज़ बोलते हैं तो उतार चढ़ाव होता है ना, उसको रिदम कहते हैं, यानी कि लय बोलते हैं। तो भाषा का ये स्वाभाविक प्रवाह होता है, जबकि मीटर उस लय का क्या होता है, एकदम आर्टिफिशियल और निश्चित पैटर्न है जिसे पोइट्री में बनाया जाता है। ठीक है, ये रिदम होता है, ये आपको लैंग्वेज में मिल जाएगा। जैसे आप कोई लैंग्वेज बोल रहे हो तो उतार चढ़ाव होता रहता है, लेकिन मीटर क्या होता है, मीटर उस लय को बोला जाता है। ये कैसा होता है, आर्टिफिशियल होता है, निश्चित पैटर्न होता है, जो पोइट्री में बनाया जाता है। मीटर वो पोइट्री की लय को बढ़ाता चढ़ाता है, उतार चढ़ाव करता है अनस्ट्रेस स्ट्रेस से। द मोर फोर्सफुली अटर्ड हेंस लाउडर सिलेबल्स आर कॉल्ड। यानी कि अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जिन सिलेबल्स पे जोर दिया जाता है उन्हें क्या कहते हैं। द मोर फोर्सफुली अटर्ड हेंस लाउडर सिलेबल्स आर कॉल्ड। जिन सिलेबल पर जोर दिया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, यानी कि बहुत बलपूर्वक उच्चारित जिस पे आप करते हो, बहुत ऊंची आवाज़ वाले सिलेबल्स को क्या कहा जाता है, जिस पे आपको थोड़ा सा बल लगता है। जिन सिलेबल्स पर जोर दिया जाता है उन्हें हम बोलते हैं स्ट्रेस सिलेबल। स्ट्रेस सिलेबल यानी कि कुछ ऐसा वर्ड, जैसे कि एक वर्ड है उस पर आपको बोलने पे जोर दिया जा रहा है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। जैसे कि हार्ट, ब्रेक, हार्ट हम बोल रहे, इस पे जोर पड़ रहा है कि नहीं, स्ट्रेस पड़ रहा है कि नहीं, ब्रेक, इस पे भी स्ट्रेस पड़ रहा है। तो ये जो स्ट्रेस पड़ रहा है ना, यही कहते हैं आपका स्ट्रेस सिलेबल, इसे कहा जाता है। तो वही पूछा जा रहा है कि जिन सिलेबल पर आपको बोलने में थोड़ा सा हेंस लाउडर सिलेबल थोड़ा फोर्सफुली लगता है बोलने में, उसे कहते हैं स्ट्रेस सिलेबल। जिन्हें बोलते समय अधिक जोर दिया जाता है, हार्ट, ब्रेक, जोर दिया जा रहा है ना, ये होता है स्ट्रेस सिलेबल। A drastic alteration of the normal word accent enforced by the prevailing stress pattern is called। इसे क्या कहेंगे, यानी कि जब पोइट्री के मीटर में फिट रहने के लिए किसी शब्द का स्वाभाविक उच्चारण को बदलना पड़ता है तो उसे हम क्या कहते हैं। यानी कि जब पोइट्री के मीटर में फिट करने के लिए हम क्या करते हैं, किसी शब्द का जो नेचुरल उच्चारण है उसको बदल देते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, रेंज्ड एसेंट कहते हैं। रेंज्ड एसेंट, रेंज्ड एक्सेंट जो होता है ना, रेंज्ड एक्सेंट जो होता है ना, ये तब होता है जब एक पोएट मीटर बनाए रखने के लिए किसी शब्द पर अननेचुरल रूप से स्ट्रेस डालता है, उसे कहते हैं। जैसे कि हैप्पी,
अब यहाँ पे किस पे जोर पड़ रहा है? HAPPY, इस पे जोर पड़ रहा है। इस तरह पढ़ना, जैसे कि हैप्पी को हापी पढ़ना, हापी, इस पे ज़्यादा जोर पड़ना, इस तरह पढ़ना, तो इसे बोला जाता है रेंज्ड एक्सेंट। ठीक है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट पे आएंगे, व्हाट इज़ अ फूट इन मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में फूट क्या होता है? फूट को समझेंगे, फूट क्या होता है मैट्रिक्स में, यानी कि पोइट्री में फूट की क्या परिभाषा है। तो याद रखना है, फुट मीटर की एक रिकरेंट यूनिट है, यानी कि बार बार आने वाली एक यूनिट है, जो आमतौर पर एक स्ट्रेस सेलेबल और एक या दो अनस्ट्रेस सेलेबल के कॉम्बिनेशन से बनती है, उसे कहा जाता है फुट। तो ये हो गया आपका सी। ठीक है, ये ध्यान रखना है। जैसे कि एक लाइन है ये, इसमें अनस्ट्रेस स्ट्रेस अनस्ट्रेस स्ट्रेस अनस्ट्रेस स्ट्रेस अनस्ट्रेस स्ट्रेस, ये जो एक है ना अनस्ट्रेस स्ट्रेस, ये एक फुट है, इसे ही कहा जाता है फुट। फिर एक और मैंने रख दिया, एक और रख दिया, एक और रख दिया, तो इसमें कितने फुट हो गए? 1 2 3 4, तो 4 ही है, तो अगर हम एक बोलेंगे तो फुट बोलेंगे, लेकिन यहाँ पे 4 है तो हम क्या बोलेंगे? इसमें 4 फीट है। 4 फीट मतलब 4 फीट में एक आपका अनस्ट्रेस स्ट्रेस है। अनस्ट्रेस स्ट्रेस को ही फुट कहा जाता है। ठीक है, ये लोग क्या करते हैं, ध्यान रखना है, ये क्या करते हैं, ये ना रिकरेंट यूनिट है, यानी कि अनस्ट्रेस फिर अनस्ट्रेस स्ट्रेस फिर अनस्ट्रेस। एक लाइन में, एक पोएम की लाइन में इस तरह आएगा, अनस्ट्रेस स्ट्रेस फिर अनस्ट्रेस फिर अनस्ट्रेस स्ट्रेस फिर अनस्ट्रेस, यानी कि रिकरेंट यूनिट है, बार बार आने वाली। और ये कैसी होती है? अनस्ट्रेस और स्ट्रेस होती हैं, इनके कॉम्बिनेशन से बनता है, तो ये फुट हो गया। अब यहाँ पे 4 है तो हम फीट बोलेंगे, या 5 लगा दिए तो फीट बोलेंगे। कितना हो गया? 5 फीट, जो पेंटामीटर। तो इस तरह याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट पे आएंगे, व्हाट इज़ एन आयम्ब। आयम्ब क्या होता है, यानी कि आयम्बिक फुट की स्ट्रक्चर क्या है? तो आयम्ब जो होता है, आयम्ब में 2 सेलेबल पाए जाते हैं। कितने? 2 सेलेबल पाए जाते हैं। और कैसा होता है? अनस्ट्रेस। ये जो सेलेबल होता है ये कैसा होता है? अनस्ट्रेस और स्ट्रेस होता है, बस यही होता है। ठीक है, समझ में आए? तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा, एन अनस्ट्रेस सेलेबल फॉलोड बाय स्ट्रेस सेलेबल। ये ध्यान रखना, आयम में 2 सेलेबल होते हैं, अनस्ट्रेस और स्ट्रेस का कॉम्बिनेशन मिलता है। जैसे कि आपका डी लाइट, मैंने ऐसे लिखा डी लाइट। अब ये जो डी है ना, डी लाइट हम बोल रहे हैं ना, ये आपका डी जो है ये अनस्ट्रेस है, इस पर बोलने में हमको कोई भी जोर नहीं लग रहा है, कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है। लेकिन लाइट बोल रहे थोड़ा सा फोर्स इस पर लग रहा है, तो ये स्ट्रेस हो गया, इस पर स्ट्रेस है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। ये 1 सेलेबल हो गया, ये 2 सेलेबल हो गया, 2 सेलेबल पाए जाते हैं आयम में। ठीक है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट पे आएंगे, व्हाट इज़ अ ट्रॉकी। ट्रॉकी क्या होता है, जिन्हें हम ट्रॉकीएक भी बोलते हैं। ट्रॉकीएक फुट की स्ट्रक्चर क्या है? तो इसमें भी 2 सेलेबल पाया जाता है, ये भी याद रखना है। इसमें कितने सेलेबल पाए जाते हैं? 2 सेलेबल। जस्ट आयम का ये उल्टा है, आयम का जस्ट उल्टा है। ठीक है, इसमें आपका स्ट्रेस और अनस्ट्रेस होता है, बस इतना ध्यान रखना है। आयम में अनस्ट्रेस स्ट्रेस रहता है, इसमें स्ट्रेस अनस्ट्रेस रहता है। ठीक है, ठीक है, तो इसमें भी 2 सेलेबल होते हैं, और इसका जो आयम से जस्ट विपरीत होता है, उल्टा होता है, इसमें स्ट्रेस और अनस्ट्रेस होता है, ये ध्यान रखना है। जैसे अगर हम देखें इसका ट्रॉकीएक का, जैसे मैंने लिखा गार्डन। अब गार्डन, डन को मैंने तुरंत बोल दिया, इस पर कोई जोर नहीं लगा, कोई फोर्स नहीं लगा, तो ये आपका अनस्ट्रेस हो गया। और गार्डन में इसको मैंने, इस पर थोड़ा सा स्ट्रेस हो रहा है, गार्डन इस पर स्ट्रेस हो रहा है, इस पर स्ट्रेस नहीं है, तो यहाँ पे स्ट्रेस अनस्ट्रेस का, तो ये हो गया ट्रॉकीएक। यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका बी हो जाएगा, अनस्ट्रेस सेलेबल फॉलोड बाय अनस्ट्रेस सेलेबल। नेक्स्ट पे आएंगे, व्हाट इज़ एन एनापेस्ट। एनापेस्ट क्या होता है ये बताना है। 1 मिनट इसको मैं रीड कर लूँ। चलिए, व्हाट इज़ एन एनापेस्ट। एनापेस्ट क्या होता है, यानी कि एनापेस्टिक फूड का स्ट्रक्चर क्या है? तो इसमें ध्यान रखना है, इसमें 3 सेलेबल पाए जाते हैं। ठीक है, कितने सेलेबल? 3 सेलेबल पाए जाते हैं। इसमें भी, इसमें 3 सेलेबल पाए जाते हैं। और इसका क्या होता है, इसमें 2 अनस्ट्रेस होते हैं और 1 स्ट्रेस होता है, इस तरह का कॉम्बिनेशन। ठीक है, जैसे मैंने लिखा अंडरस्टैंड, कैसे पढ़ रहा है आपका? अंडरस्टैंड। ठीक है, अंडरस्टैंड। अब यहाँ पे मैंने कहा अनस्ट्रेस अनस्ट्रेस स्ट्रेस, अंडर, इस पर स्ट्रेस नहीं पड़ रहा है, इस पर बोलने में फोर्स नहीं हो रहा है, अंडर, ना ही इस पर, यानी कि दोनों अनस्ट्रेस है। लेकिन स्टैंड जब आप बोल रहे हो तो उस पर फोर्स लग रहा है, यानी कि इस पर स्ट्रेस पड़ रहा है, तो ये अनस्ट्रेस स्ट्रेस
स्ट्रेस, यानी कि ये कितने 1 2 3 3 सिलेबल इसमें हो गए। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका सी हो जाएगा। अब इसका जस्ट विपरीत डेक्टिलिक है या डेक्टाइल बोल सकते हो, डेक्टाइलिक, ठीक है, डेक्टाइल इसका जस्ट विपरीत है, उसका जस्ट उल्टा है एनापेस्ट का। इसमें भी 3 सिलेबल ही पाए जाएंगे लेकिन जस्ट उल्टा। इसमें क्या हो जाएगा, आपका स्ट्रेस पड़ेगा, ये ध्यान रखना है। यानी कि इसका जो होगा ना, इसमें आपका एक स्ट्रेस सिलेबल होगा और 2 अनस्ट्रेस सिलेबल होंगे। जैसे यहाँ पे देखिए, इसमें अनस्ट्रेस सिलेबल दो पहले आता है, बाद में स्ट्रेस, और इसमें क्या होता है, इसमें स्ट्रेस सिलेबल पहले आता है, बाद में दोनों अनस्ट्रेस सिलेबल आते हैं। ये होते हैं आपके डेक्टाइलिक या फिर डेक्टाइल। जैसे कि मैंने बोला, अगर पोएट्री POETRY पोएट्री, इस तरह। अब देखिए पो पे आपको स्ट्रेस पड़ रहा है, पो आप बोल रहे पोएट्री भी, यानी कि पो पे स्ट्रेस पड़ रहा है, आपको स्ट्रेस पड़ रहा है, लेकिन ई पे नहीं स्ट्रेस पड़ रहा है, तो ये आपका अनस्ट्रेस हो गया। और ट्री तो तुरंत बोल दिए हम, इस पर भी अनस्ट्रेस, तो यानी कि 1 2 3 इसमें भी 3 सिलेबल है जिस पे सिर्फ इसी पे स्ट्रेस पड़ रहा है, यानी कि बोलने पे थोड़ा सा फोर्स लग रहा है, तो ये स्ट्रेस हो गया। इस पे नहीं हो रहा ना, इस पे हो रहा है, तो ये हो गया डेक्टाइल। डी करेक्ट हो जाएगा। आ स्ट्रेस सिलेबल फॉलोड बाई 2 अनस्ट्रेस सिलेबल। नेक्स्ट पे आएंगे, आयम एंड एनापेस्ट आर कॉल्ड राइजिंग मीटर बिकॉज द। अगला जो क्वेश्चन है पूछा जा रहा है कि आयम्स और एनापेस्ट को राइजिंग मीटर कहा जाता है क्योंकि, पहले तो इतना ध्यान रखना है कि आयम्स और एनापेस्ट को क्या कहा जाता है, राइजिंग मीटर कहा जाता है, ये ध्यान रखना। अब पूछा जाता है कि क्यों कहा जाता है, तो याद रखना है कि इन 2 फिट को राइजिंग क्यों कहा जाता है, क्योंकि इन दोनों फिट में हमें क्या मिलता है, इन दोनों फिट में हमें स्ट्रेस सिलेबल अंत में होता है दोनों में। यानी कि आयम का क्या हो जाएगा, अनस्ट्रेस स्ट्रेस, और एनापेस्ट का अनस्ट्रेस अनस्ट्रेस स्ट्रेस। यानी कि दोनों का अगर देखें, दोनों का जो एंडिंग हो रही है वो स्ट्रेस पे ही हो रही है ना, दोनों की जो एंडिंग हो रही है वो स्ट्रेस पे हो रही है, जिससे साउंड का प्रभाव चढ़ता हुआ महसूस हो रहा है। यानी कि यहाँ पे तो साउंड का प्रभाव घटता हुआ है, लेकिन जैसे स्ट्रेस पे ये ख़त्म हो रहा है तो यहाँ पे जो साउंड का प्रभाव हो वो राइज हो रहा है, इसलिए इन्हें राइजिंग मीटर कहा गया। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, द स्ट्रॉन्ग स्ट्रेस इज एट द एंड। ये ध्यान रखना है क्योंकि इसमें दोनों ही फिट में स्ट्रॉन्ग सिलेबल अंत पे, मतलब इसमें दोनों ही फिट में क्या होता है, दोनों ही फिट में स्ट्रेस सिलेबल अंत में आता है, जैसे मैंने भी समझाया। ट्रॉकीज एंड डेक्टाइल्स आर कॉल्ड, ट्रॉकीज एंड डेक्टाइल्स को क्या कहा जाता है ये बताना बच्चा, इसमें सारा क्लियर हो जाएगा आपका। ट्रॉकीज एंड डेक्टाइल्स को क्या कहा जाता है, तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, इन दोनों फिट को, इनका जो ग्रुपिंग अज्ञात के सामूहिक रूप से को क्या कहते हैं, तो फॉलिंग मीटर कहते हैं। इन दोनों को क्या कहते हैं, फॉलिंग मीटर, क्योंकि इन दोनों फिट में क्या होता है, स्ट्रेस सिलेबल शुरुआत में आता है। जैसे कि ट्रॉकी का अगर देखें तो पहले स्ट्रेस आता है, देन अनस्ट्रेस होता है, और डेक्टाइल का भी देखेंगे तो स्ट्रेस होता है, देन अनस्ट्रेस होता है। यानी कि इसकी शुरुआत जो होती है ना, एक मिनट, इनकी जो शुरुआत होती है वो स्ट्रेस पे हो रही है, यानी कि जब इसकी स्टार्टिंग जो हो रही है वो स्ट्रेस से हो रही है ना। इन दोनों फिट में जो आपका स्ट्रेस सिलेबल की शुरुआत से ही हो रहा है, जिससे जो आपका साउंड है, साउंड का प्रभाव गिरता हुआ महसूस हो रहा है। ठीक है, जो साउंड का प्रभाव है यहीं से आपका गिरता हुआ फील हो रहा है, तो ये आपका फॉलिंग मीटर कहलाएगा, उसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट पे आएंगे, आयम्स एंड ट्रॉकीज आर एग्जाम्पल ऑफ, तो आयम्स और ट्रॉकीज ये किसके उदाहरण हैं, यानी कि दोनों सिलेबल्स वाले फिट को क्या कहा जाता है, तो ड्यूपल मीटर कहा जाता है। डपल या ड्यूपल बोल सकते हो, ड्यूपल मीटर कहा जाता है इन्हें, याद रखना है, क्योंकि इन दोनों फिट में 2 सिलेबल्स होते हैं, इसलिए इन्हें डुप्ले मीटर कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि इसमें भी आयम में भी आपके 2 सिलेबल होते हैं, अनस्ट्रेस स्ट्रेस, ट्रॉकी में भी आपके 2 सिलेबल्स होते हैं, स्ट्रेस अनस्ट्रेस, तो दोनों 2 के हैं, इसलिए इनको डुप्ले कहा जाता है, डुप्ले मीटर, याद रखना है। नेक्स्ट पे आएंगे, आज का सेशन तो सच में बहुत अच्छा था। एनापेस्ट एंड डेक्टाइल्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ, जो एनापेस्ट है, डेक्टाइल्स है, ये किसके उदाहरण हैं, तो एनापेस्ट और डेक्टाइल तीनों सिलेबल्स वाले फिट हैं। एनापेस्ट जो है, एनापेस्ट में भी 3 सिलेबल पाए जा रहे हैं इसमें भी, और डेक्टाइल्स में भी 3 सिलेबल्स हैं। यानी कि एनापेस्ट की अगर बात हम करें तो इसमें भी 3 सिलेबल्स है, यानी कि अनस्ट्रेस स्ट्रेस, और डेक्टाइल की अगर हम बात करें DACTYLE, डेक्टाइल की अगर बात करें तो इसमें भी 3 सिलेबल्स हैं, स्ट्रेस अनस्ट्रेस 3 सिलेबल्स है, तो इन्हें क्या कहा जाता है, ट्रिपल मीटर, क्योंकि इसमें 3 सिलेबल्स हैं, ट्रिपल मीटर कहा जाता है।
क्योंकि इनके दोनों फिट में 3 सिलेबल्स होते हैं, इसलिए इन्हें ट्रिपल मीटर कहा जाता है। एंड लास्ट नहीं है, बाई फॉर द कॉमनेस्ट फूड इन इंग्लिश पोइट्री इज़ द, अगला जो पूछ रहा है कि इंग्लिश पोइट्री में कौन सा फूड सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है, सबसे कॉमन है वो, सबसे ज़्यादा उस फूड को ज़्यादा यूज़ किया जाता है, तो वो आपका आयम्ब है। आयम्ब का सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं लोग। आयम्ब इंग्लिश लैंग्वेज का सबसे नेचुरल रिदम है, सबसे करीब है, इसीलिए इंग्लिश पोइट्री में सबसे आम फुट है ये। ठीक है, नेक्स्ट पे आएंगे। व्हाट इज़ अ स्पॉन्डी? स्पॉन्डी क्या होता है? तो स्पॉन्डी में 2 सिलेबल पाए जाते हैं, याद रखना है, और दोनों ही सिलेबल स्ट्रेस होते हैं, ये ध्यान रखना है। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया हार्ट ब्रेक, HEART हार्ट ब्रेक। अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे 1 सिलेबल है, 2 सिलेबल है, इस सिलेबल पे भी जोर पड़ रहा है बोलने में, हार्ट थोड़ा सा फोर्स लग रहा है ना, और ब्रेक पे भी बोलने में फोर्स लग रहा है। ठीक है, तो दोनों ही क्या है, ये स्ट्रेस है, तो इसे स्पॉन्डी कहा जाता है। राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी, 2 सक्सेसिव स्ट्रेस सिलेबल, 2 सिलेबल दोनों ही स्ट्रेस, जैसे कि हार्ट ब्रेक, दोनों पे स्ट्रेस हो रहा है। तो ये था आपका स्पॉन्डी। तो ये थे आपके 50 क्वेश्चन। आज के सेशन बहुत ही अच्छे थे। कैसा लगा अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। थोड़ा लेंदी क्लास हो गई है, लेकिन एक एक क्वेश्चन को मैंने बहुत ही अच्छे से क्लियर, एकदम बारीक वे में समझाया है, ताकि आपको क्लियर हो जाए। हाँ, थोड़ा क्लास लेंदी था, लेंदी क्लास मत देखो, बस ये है कि आपका ये 50 क्वेश्चन आपको समझ में आया ना, बस इतना ही देखिए। ऐसा नहीं है कि मैं 10 मिनट की वीडियो बना सकती हूँ, सिर्फ क्वेश्चन करा के निकल जाती हूँ, तो वो बन जाएगी आधे घंटे की भी वीडियो। लेकिन अब क्या करोगे, जिसको आप समझ ही नहीं पाओगे। थोड़ा बहुत समझा दिया, लेकिन समझना तो वो है जो एकदम क्लियर कट हो जाए, है ना, एकदम कहते हैं ना क्रिस्टल क्लियर। तो आज की वीडियो अगर आप देखेंगे तो मेटाफिजिकल पोएट्स और आपका जो मीटर है इसे क्लियर कट हो जाएगा, यानी कि क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय। मिलते हैं अपने 18 प्रैक्टिस। ठीक है, बाय बाय।